डिप्रेशन में क्या केमिकल लोचा है? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस। ना मैं अच्छा हूँ, ना मेरी कोई मदद कर सकता है और ना मेरे फ्यूचर में कुछ रखा है। टू टेल अ डिप्रेस्ड पर्सन कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो, इज लाइक कि मुझे अस्थमा का अटैक हो रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं नहीं, आराम से सांस लो, डीप ब्रेथ लो, थिंग्स विल बी फाइन। इंडिया में 16 करोड़ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। सो बिटवीन अल्कोहल एंड स्मोकिंग, which is more addictive? So it is said that about a month of smoking will get you hooked. Alcohol, sometimes it takes years and years of regular drinking to achieve those criteria of addiction. क्या ऐसा हो जाता है ब्रेन में कि एक इंसान अपनी लाइफ लेने की स्टेज पे पहुंच जाता है? The moment you fall ill mentally, so immediately you stop being seen as the same person, and the only way out of this pain and struggling at that moment, आपको ऐसा लगता है is to end my life. वेलकम बैक टू MHB बाइट्स। इंडिया में करीब 20 करोड़ लोग किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू के साथ जी रहे हैं। हम कैजुअली बोल देते हैं एंग्जाइटी हो रही है यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत लोग साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं बिना ये समझे कि उन्हें हेल्प लेने की ज़रूरत है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वीकनेस नहीं होते, ये मेडिकल कंडीशंस होती हैं। आज हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुइसाइड, OCD, एडिक्शंस और स्टिग्मा के बारे में साइंस और ग्राउंड रियलिटी के साथ बात करेंगे। एंड आवर गेस्ट टुडे इज डॉक्टर ऋषि गुप्ता, साइकाइट्रिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम एम्स। ध्यान से सुनना। डॉक्टर ऋषि, वेलकम टू द शो। Thank you. मैं कहीं पढ़ रहा था कि 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ इंडियंस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स से जूझ रहे हैं। इट्स अलार्मिंग नंबर। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने नंबर होंगे। 20 करोड़ बहुत ज़्यादा नंबर हैं। So before we start discussing these mental health disorders like anxiety, depression, OCD, blah blah blah, I want to know little bit about you कि क्या पढ़ाई की है आपने और कैसे आप ये जो ये मेंटल हेल्थ की दुनिया के आप जादूगर बने हो, मतलब क्या उसका जर्नी रही है? Thank you, Ashish. Thank you for having me here. It's an interesting journey. I started out my career as a doctor. मैंने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से अपनी अंडर ग्रेजुएशन करी। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आई हैड द गुड फॉर्चून ऑफ डूइंग साइकेट्री फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। दो इन ऑल ऑनेस्टी साइकेट्री वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस because the trend at the time was slightly different and I wanted to pursue a different course. But I can tell you that psychiatry has been the best choice that I have made in my life. It has turned out to be such a pertinent subject. आप जब join करते हो at the time you are still mentally young and not that mature. But once you get into psychiatry and आपको दिखना शुरू होता है कि कितना impact है, कितना सिवेरिटी है, कितना वाइड स्प्रेड रोल है साइकेट्री का, उस समय यू रियलाइज कि दिस इज़ वन एरिया वेयर वी नीड अ लॉट ऑफ पीपल। एंड सो आई रियली कंसिडर माई सेल्फ लकी कि मुझे अपनी फर्स्ट चॉइस ना मिल के अपनी नेक्स्ट चॉइस मिली, एंड दैट वन थिंग लेड टू अनदर एंड हियर वी आर। तो जैसे जो नंबर मैंने बोला 20 करोड़ लोग, do we have enough psychiatrists to handle so much load? That's a very good observation. 20 करोड़ भी, मैं तो ये बोलूँगा कि 20 करोड़ इज़ द वन जो ज़्यादा सिवियर है। अच्छा। एक recent estimate said that about 5%, 5% माने 150 करोड़ का 5% are clinically affected in the sense कि उन लोगों को क्लिनिकल इनपुट की ज़रूरत है। उसके ऊपर 10 से 15% और आर वंस जो हमारी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन को नहीं मीट करते हैं, लेकिन उसके बाद बट उनके जीवन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसके लिए दी आइडियल रेशो जो भी साइकेट्रिस्ट की होती है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी उससे लगभग 150 से 200 गुना कम है। दिस इज प्रॉबली ऑल्सो बिकॉज की साइकेट्री एक नेसेंट ब्रांच है, अभी भी एक चाइल्ड, अभी भी अपनी इन्फेंसी में ही बोलूँगा, चाइल्डहुड भी नहीं बोलूँगा। दी ऑर्गन जो हमारा ब्रेन है, जिसके बेसिस पे सारा पैथोलॉजी होती है, अभी हमें उसकी फंक्शनिंग ही पूरी तरीके से नहीं समझ में आई है। तो जब हम उसको समझते ही नहीं हैं
तो हम उसकी बीमारी को समझना तो और दूर मतलब सोच सकते हैं। तो अभी तक तो क्या होता था टिल 1940s 50s हमको यही आइडिया नहीं था कि ये कुछ बीमारियां होती हैं। मे बी अ लिटिल अर्लियर थोड़ा बहुत आइडिया था अर्ली 1900s में। धीरे धीरे करके जब समझ में आने लगा कि ये बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे करके ये समझ में आने लगा कि इन बीमारियों का इलाज भी हो सकता है, तब फिर धीरे धीरे करके साइकेट्री ने जन्म लिया। अभी भी इट इज़ डेवलपिंग। साइकेट्री में अभी भी हम लोगों के पास वी आर स्टिल एट अ स्टेज जब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि बीमारी क्या है, उसको मैनेज कैसे करना है। वी स्टिल डोंट हैव द टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट टू completely understand the functioning of the brain. So because of that and because of the huge stigma which is in general associated with mental health management की जो ट्रेनिंग है वो अभी भी बहुत ही nascent stage में है। Psychiatrists are just one part of the entire equation. उसके साथ all the other mental health professionals like psychologists, social workers, उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान होता है। And unfortunately, just like psychiatrists, उनकी भी supply। So little curious here, Rishi. एक जो बताया आपने, so you are a psychiatrist, right? And then there's another set of people who are psychologists. For a common person, क्या difference है दोनों में? That's a very good question. ये हम लोगों को अक्सर आंसर देना पड़ता है, तो आई एम वेरी अडेप्ट टू आंसरिंग दिस। साइकेट्रिस्ट्स एसेंशियली कम फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड। Okay. वी लुक एट द डिजीज मोर फ्रॉम द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हम लोग की भाई ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग, उसका दवाई से इलाज या उसका और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से इलाज। साइकोलॉजिस्ट्स कम मोर फ्रॉम द सोशियोलॉजी एंड आर्ट्स बैकग्राउंड। एंड to be very honest, though this might be a bit of an unpopular opinion, but psychologists have a far more widespread role in the management of mental health than psychiatrists. Interesting that's coming from a psychiatrist. That's coming from a psychiatrist. One must give credit where credit is due. Psychologists deal with the mental health aspect from every single aspect apart from the biological aspect, right? And हमारे जो mental health की conditions होती हैं, they are definitely rooted in biology, but there are so many other factors. For example, essentially the way you think, the way the world around you exists, कि उसको address करना बहुत ज़रूरी होता है। And psychologists are the ones who are trained and specialized in handling those aspects of mental health. Psychiatrists are very well placed to look at the entire thing from a bird's eye view, but specifically for the intervention which involves working with हम लोगों का इंसान की सोच, thought process, way of thinking, way of dealing with things, उसमें psychologists are much more adept. So it's a team effort. It's not like कि So it's not or, it's and. It's and. It has every single mental health disorder जो है वो एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट मिलके ही ठीक कर सकते हैं। Interesting. So Rishi, so you have your own practice, right? Yes. है ना? तो किस तरह के पेशेंट्स आप यूजुअली देख रहे हो? लाइक यू नो, मैं उसमें एज भी पूछ रहा हूँ कि क्या एज ब्रैकेट है, किस तरह के डिसऑर्डर्स यूजुअली आपके पास आ रहे हैं। सो आप दिल्ली में हैं तो आप बन का देखते हो, तो किस तरह के लोग अपनी बीमारियों के साथ आ रहे हैं आपके पास? साइकेट्री में एसेंशियली हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है कि कोई एज प्रेडिलेक्शन नहीं है। अच्छा। फ्रॉम अ न्यू बॉर्न चाइल्ड टू अ 95-year-old, 99-year-old जेंटलमैन एंड लेडी, everybody is affected. न्यूबॉर्न में ऐसा क्या हो सकता है? न्यूबॉर्न में ऐसा होता है कि sometimes they are separated from their mothers at a very young age, and then उसमें भी there is a term, though not to be confused with classical depression, something called, जिनको हम लोग anaclitic depression बोलते हैं, कि वो बहुत छोटे बच्चे जो अपनी मदर से बहुत छोटी एज में सेपरेट हो जाते हैं। हमने ऐसा देखा है कि फीडिंग बंद हो जाती है, आसपास की दुनिया से इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, अपने में सिमट के रह जाते हैं। तो इसको ऐसा थ्योराइज किया गया है कि ये इनका डिप्रेशन है। ऑब्वियसली ये वही डिप्रेशन नहीं है जो एक 40-year-old पर्सन को होगा या जो एक 16-year-old पर्सन को होगा, बट इट्स
समवॉट वी कैन से, ये हमारी कॉन्सेप्चुलाइजेशन है कि दिस इज़ देयर डिप्रेशन इन देयर ओन वे। इसकी टर्म होती है, उसको एनाक्लिप्टिक डिप्रेशन बोलते हैं। तो हर एज के दुख अपने होते हैं, हर एज की स्ट्रेस अपनी होती है। एक न्यूबॉर्न का स्ट्रेस है कि उसको उसकी मदर नहीं दिख तो रही। कोविड में बहुत हुए होंगे ऐसे केसेस? कोविड वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम। कोविड में ऐसा देखा गया कि कोविड में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ना ही आपने लोगों को खोया, बट आपने आपको बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शियस नेचर आपको उनको ठीक से गुड बाय बोलने का भी मौका नहीं मिला। तो जिसको डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ बोलते हैं कि डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। हमारे, अगर आप देखेंगे जब कोई गुजर जाता है तो उसके आसपास खूब देयर इज़ अ बिग प्रोसेस जी। अराउंड, सब लोग आते बिल्कुल, हैं, हाँ। पूजा होती है, एक तरीका होता है उसको आगे डील करने का। ये एक बहुत बहुत मुश्किल फेज़ को समवॉट टॉलरेबल एंड शायद थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाने के लिए ये सब प्रथाएं हेल्प करती हैं, बिल्कुल, है ना। अब कोविड में क्या हुआ कि ये सब करने का आपको मौका ही नहीं मिला। कोई चला गया और बस फिर चला ही गया। आपको देयर वर केसेस जिसमें लोगों को ये भी मौका नहीं मिला कि ठीक से बॉडी भी उनका देख अंतिम पाएं। संस्कार कर पाएँ, बॉडी देख पाएँ। तो आप गुड बाय ही नहीं बोल पाए। यू नेवर गॉट अ चांस टू से गुड बाय, विच वॉज मच मोर ट्रॉमेटिक। कि वो आपको कोई उसमें क्लोजर नहीं मिला, कोई आपको मीनिंग नहीं मिला। एंड तो इसीलिए कोविड वॉज अ वेरी डिफिकल्ट पॉइंट फ्रॉम टाइम फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आज अब हम लोग उसका आफ्टरमाथ देख रहे हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट एवरी डे इतने पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब वही 2021 में दिक्कत चालू हुई और तब से चल ही रही है। और हर किस्म की दिक्कत, बस वो ट्रिगर कोविड था और कोविड का स्ट्रेस था। स्ट्रेस ट्रिगर है, वो आपके अंदर की छुपी हुई जहाँ पे भी थोड़ी सी टेंडेंसी है वो उसको मैनिफेस्ट करा देता है। तो ये टर्म्स को थोड़ा अनपैक करो हमारे लिए। एक तो एक स्ट्रेस होता है जी, एक एंजाइटी होती है जी, एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जी, और एक डिप्रेशन है डिप्रेशन है ना। तो ये क्या क्या है, कहाँ से शुरू होता है और क्या कितना अलग हैं ये और कितना सिमिलर हैं या एक दूसरे में घुसे हुए हैं? तो देखिए, स्ट्रेस एक एटलीस्ट नॉर्मल स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमेना है जो हम लोगों को सरवाइव करने में हेल्प करता है। जी। स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो आप पढ़ोगे नहीं, है ना। लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेते, हम बस टाइम से पढ़ लेते हैं। बट आप टाइम से इसलिए पढ़ लेते हो क्योंकि आपको एक दैट लेवल ऑफ, जिसको हम लोग यू स्ट्रेस बोलते हैं, नॉट डिस्ट्रेस बट यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस। तो पहले 2%, 0 से 2% स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस। ओके। इट हेल्प्स यू टेक अ डिसीजन कि आज पार्टी नहीं करनी है, आज पढ़ाई पढ़ना है। करनी है या आज काम करना है। बट जब ये स्ट्रेस आपकी नींद को इफेक्ट करने लगे, आपकी भूख को इफेक्ट करने लगे, आपके रिलेशनशिप्स को, आपके काम को इफेक्ट करने लगे, आप एग्ज़ाम को लेके इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो कि अब मैं पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा कि आई एम फीलिंग सो स्ट्रेस्ड, देन इट बिकम्स डिस्ट्रेस्ड एंड देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। ओके। तो ये तो यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस हो गया Distress. एंड देन एंजाइटी। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो आपने बताया, तो एंग्जाइटी इज़ अ सेट ऑफ सिम्टम्स। अच्छा। कि उसमें कुछ साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए कि आप वरी कर रहे हो, आपको रूमिनेशन हो रही है, पूरी चेन बन रही है, ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, कल इंटरव्यू है, आपको आज एंग्जाइटी हो रही है, मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे ऐसा पूछ लेंगे, फिर क्या होगा, फिर कहीं मुझ पर हंस तो नहीं देंगे, फिर अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, घर आके मैं क्या, यू गेट दैट पॉइंट। इट मे और मे नॉट बी रैशनल, बट एंग्जाइटी इज़ अ चेन ऑफ थॉट्स, या आपको वरिंग लगी हुई है ऑन अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। साथ में देर इज़ एन इमोशनल एस्पेक्ट, देर इज़ दिस पेनफुल अराउजल, आप अनकंफर्टेबल होते हो। एंड साथ में देर आर सर्टन फिजिकल सिम्टम्स, आपके हाथ काँप रहे हैं, आपके होठ काँप रहे हैं, दिल धड़क रहा है, पेट में बटरफ्लाइज हो रही हैं, समटाइम्स इतना हो जाता है कि यू विश फॉर, मतलब फील लाइक गोइंग टू द लू। अब हमने, आई थिंक हम सब ने जिसने वाइवा दिया है 2 मिनट के लिए तो ये एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल। राइट। दैट इज़ नॉट अ डिसऑर्डर। एंग्जाइटी होना, थोड़ी सी एंग्जाइटी होना नॉर्मल है। पर अगेन, जब ये एंग्जाइटी एक अलार्म की तरह है। एंग्जाइटी अगेन आपकी बॉडी को बता रही है कि सिचुएशन पूरी तरीके से सेफ नहीं है। ये उस ज़माने से हमारे अंदर है जब हम जंगल में रहते थे और प्रेडेटर्स होते थे। और अब अगर कोई प्रेडेटर आ रहा है, मुझे थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी, तो मेरे अंदर एंग्जाइटी पैदा होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं एंग्शियस होऊंगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा एंड आई विल एस्केप डेथ।
तो ये एक अलार्म है। कि लेकिन वही सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड मी, अराउंड मी, सो हाँ, फॉर मी टू बिकम लिटरली चौकन्ना हो जाने में बिल्कुल। मेरी हेल्प करती है। पर जब ये अलार्म खराब हो जाए और बिना आग लगे अलार्म बजता रहे, तो देन इट इज़ अ प्रॉब्लम। मेरा इंटरव्यू है, मैं एंग्शियस हूँ, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज दो इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, बट इट कैन बी कंसिडर्ड अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। पर मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, मेरा दिल धड़कने लगता है, मेरा दिल बैठे जाए, मैं पैनिक करूँ, मेरा मुंह सूख रहा हो, मुझे 2 घंटे लगते हैं टू गेट इन टू अ स्टेट जहाँ मैं कुछ भी फंक्शन कर सकता हूँ, देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज़ एंग्जाइटी दैट डिसऑर्डर। इज़ एन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो साइकेट्री में अक्सर हम लोगों को ये निंदा भी मिलती है कि आप लोग जिन चीज़ों को बीमारी बोलते हो, ये तो सब नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, एंड दैट वो बिल्कुल सच है। दीज आर ऑल नॉर्मल, इन द सेंस नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, बट दीज आर एक्सपीरियंसेस विच यू सी एज अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल लाइफ। हाउएवर, जब ये आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर दें कि मेरी एंग्जाइटी की वजह से मैं सोशल सिचुएशंस में नहीं जा पाता हूँ, मेरी एक कॉर्पोरेट मीटिंग है, कॉर्पोरेट मिक्सर है, मैं वहाँ इसलिए नहीं जा पाता हूँ ये सोच के कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, राइट। मैं एक मीटिंग में ठीक से इसलिए नहीं प्रेजेंट कर पाता हूँ अपना डेक, जस्ट बिकॉज मैं आई एम फिजिकली सो अनकंफर्टेबल प्रेजेंटिंग टू 10 VPs जो आए हैं। अगर मेरी प्रेजेंटेशन, मैं फुली केपेबल हूँ, मुझे भी पता है मैं फुली केपेबल हूँ, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माई माइंड कि आज अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन अच्छे से दे दी तो मतलब इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड आउटकम। गुड आउटकम फॉर मी। बट जब मैं वहाँ स्टेज पे चढ़ता हूँ और प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, बट मेरे हाथ कांपने लगते हैं, मैं डर जाता हूँ, राइट। एंड इट्स नॉट अ वीकनेस, आई एम अदरवाइज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन ना। ऐसी ऐसी सिचुएशंस को मैं हैंडल कर लेता हूँ जहाँ पे बाकी लोग हैरान रह जाते हैं, बट इन सर्टन सिचुएशंस या इन जनरल देर आर सर्टन थिंग्स जो मेरे ना चाहते हुए भी मेरे अंदर ये रिएक्शन पैदा कर देते हैं, एंड इसकी वजह से नॉट ओनली दिस मच, बट इसकी वजह से मेरा जीवन इफेक्ट हो रहा है। मैं अपनी जॉब में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन रिलेशनशिप्स, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन माई सोशल रिलेशनशिप्स, है ना। मेरी इनकम खराब हो रही है, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी भूख खराब हो रही है, देन वी से कि वो डिसऑर्डर तब है जब आपको ये 10 सिम्टम हो रहे हैं इन अ सर्टन पैटर्न फॉर अ सर्टन ड्यूरेशन, साथ में इट इज़ नाउ कॉजिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं हर चीज़ के साथ एक राइडर, कि एंड इट हैज़ टू कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन, कि ये सब हो रहा है पर साथ में अगर आपका जीवन इफेक्ट कर रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, मतलब मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ, तभी वो डिसऑर्डर है। तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर तब है जब आपके जीवन को वो इफेक्ट करने लगे और परसिस्टेंटली इफेक्ट करने लगे। ऐसे नहीं कि कभी कभार एंग्जाइटी हो जाती है, राइट। देन एंग्जाइटी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे पैनिक डिसऑर्डर होता है। पैनिक डिसऑर्डर में अचानक से चुटकी की तरह यू गेट अ फ्लैश ऑफ एंग्जाइटी, सिवियर एंग्जाइटी, आपको ऐसा लगता है कि देर इज़, जिसको कहते हैं सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कि मैं तो गया। पीपल रश टू द इमरजेंसी कि मुझे कुछ हो रहा है, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम व्हेन दे एक्सपीरियंस द पैनिक अटैक। तो किस तरह की सिचुएशंस में होता है? सो पैनिक अटैक्स कभी कभी ट्रिगर्ड होते हैं, बट अक्सर कंप्लीटली अनट्रिगर्ड आ जाते हैं। तो जीवन में कुछ ना कुछ देयर मे बी सम स्ट्रेसर विच इज़ गोइंग ऑन, पर ऐसा नहीं होता कि अचानक से यू हैव हैड एन अनप्लेजेंट इंटरेक्शन और उसके बाद आपको पैनिक अटैक हो गया। वो भी हो सकता है, बट वॉट इज़ नॉर्मली द केस कि आप बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड सडनली आउट ऑफ द ब्लू यू स्टार्ट हैविंग सिवियर पैल्पिटेशन, मुंह सूख रहा है, हाथ पैर काँप रहे हैं, मुंह लाल हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया, आपको ऐसा लगा कि, जिसको बहुत सारे लोग हॉल बोलते हैं, है ना, हिंदी में हमारे जो क्लासिकल उसमें, या बोलते हैं कि दिल बैठा जा रहा है, एंड ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा। तो बिना किसी कारण के, बिना किसी ट्रिगर के ये हो सब जाता है। okay. हमारी थ्योरी ये है कि ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रेस अंडरलाइंग है इसके, अच्छा, बट वो हो जाता है। फिर जिन लोगों को पैनिक अटैक होते हैं उनको अगली फिर स्ट्रेस और टेंशन ये होने लगती है कि ये मुझे कब हो जाएगा, अच्छा, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट नो। तो वो हेल्पलेसनेस दिमाग में रहती है कि जाती है, एंड तो ये हमारे ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का पार्ट हो गया। एक जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें ये होता है कि दी ओनली कांस्टेंट इज एंग्जाइटी, वो किस चीज़ पे अपने आप को अटैच कर लेगी वो सिचुएशन के ऊपर है, कि शाम को अपने
डॉटर या सन को 6 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, 6:30 हो गए, आपने फ़ोन मिलाया, उन्होंने एक बार नहीं उठाया, एंड यू स्टार्ट वरिंग इवन दो यू नो कि वो कभी कभी व्हेन दे आर ट्रैवलिंग उनको नहीं पता चलता है, उनकी कन्वेंस कभी कभी लेट हो जाती है, तो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। पहले भी हुआ है कि वो 7 बजे तक आ जाते हैं, बट यू कांट स्टॉप वरिंग। देयर इज़ समथिंग विच यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, आप ही ने ऑर्गेनाइज करा, आपने ही पहल करी, लेकिन अब आपको एंग्जाइटी हो रही है कि पता नहीं क्या होगा, गड़बड़ होगा, कैसे होगा, फंक्शन गड़बड़ एआई हमारी जॉब ले जाएगा, वो कांस्टेंट वरी लोगों के दिमाग में है कि दैट कैन आल्सो कॉज समथिंग लाइक दैट। दीज आर ऑल कांस्टेंट स्ट्रेस के सोर्सेज हैं, राइट। सही या गलत की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। द डिस्कशन इज नॉट अबाउट कि वेदर दे आर वैलिड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस और नॉट। मुद्दे की बात यह है कि स्ट्रेस हो रहा है, राइट, एंड वंस यू आर एक्सपीरियंसिंग स्ट्रेस फॉर वॉट एवर रीजन, देन यू गेट प्री डिस्पोज टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जैसे हम लोग टिपिकली बोलते हैं मेंटल इलनेस को बहुत तरीके से कंसेप्चुलाइज किया गया, जिसको मॉडल्स बोलते हैं। तो फ्रॉइड ने बोला कि एक अनकॉन्शियस होता है और एक कॉन्शियस होता है, या इड ईगो और सुपर ईगो होती है। आपके अनकॉन्शियस में कोई टर्मोइल चल रहा है, वो टर्मोइल आपको पता नहीं है, तो वो ज़मीन के नीचे हलचल मची है, तो ज़मीन के सरफेस पे आपके कॉन्शियस में आपको मेंटल इलनेस दिखने लगती है। ये फ्रॉइड का कंसेप्चुलाइजेशन था। ऐसे बहुत सारे कंसेप्चुलाइजेशन आए, जैसे आयुर्वेदा बोलती है कि वात पित्त कफ के इम्बैलेंस से बीमारी होती है। दीज आर कॉल्ड मॉडल्स ऑफ इलनेस। तो ऐसे ही जो आज की डेट में साइकेट्री का मॉडल है वो बायो साइको सोशल मॉडल है, कि कुछ आपकी बायोलॉजी, कुछ आपकी साइकोलॉजी और कुछ आपका सोशल एनवायरनमेंट, जब ये तीनों सितारे अलाइन हो जाते हैं इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, तब आपको मेंटल इलनेस, चाहे एंग्जाइटी बोल लीजिए, चाहे डिप्रेशन बोल लीजिए, वो बन जाता है। सो बायो का मतलब जो मेरे अंदर बायोलॉजिकली हो रहा है, फिजियोलॉजिकली हो रहा है। मैं मोटा हूँ या मैं किसी तरीके से मेरे कुछ ना कुछ केमिकल होता है जिसको बोलते हैं वो, दैट इज़ बायो, राइट। साइको मीन्स जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरा पुराना क्या हिसाब किताब रहा है, उस वजह से क्या मेरा माइंडसेट और साइकोलॉजी डेवलप हुई है, दैट इज साइको। दैट इज माय साइकोलॉजी, हाउ आई परसीव थिंग्स, हाउ आई रिएक्ट टू थिंग्स, मेरा व्हाट इज द परसिस्टेंट वे इन विच मैं, कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं इंटरनलाइज कर लेता हूँ कि हाँ मैं ही खराब हूँ। कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो आई लैश आउट, कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो मैं कंस्ट्रक्टिव उसमें लग जाता हूँ। नन ऑफ दिस इज राइट और रॉन्ग, इट इज़ जस्ट द वे दैट आई एम। लाइक आई फील कि आई डोंट लुक गुड बिकॉज मैंने बचपन से मेरे दिमाग में बैठ गई कि मेरा नाक मोटा है, व्हाटएवर, सो दैट्स साइकोलॉजी, माय वे ऑफ माय थिंकिंग एंड परसीविंग माय एनवायरनमेंट एंड डीलिंग विद इट, वो मेरी साइकोलॉजी है। और फिर मेरा सोशो इज जो करंट है, मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, टीवी में क्या देख रहा हूँ, मैं किसके साथ बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, वो सब चीज़ें। सो इन तीनों का मिश्रण इज साइकेट्री। एंड जब अनफॉर्चुनेटली आपकी थोड़ी सी बायोलॉजिकल सम टेंडेंसी हो जाती है, उसके ऊपर से साइकोलॉजी में थोड़ी सी कहीं, आई वुड नॉट इवन से त्रुटि, I would just say a certain way of thinking. And then suppose with the right mix of biology and psychology, you land yourself in a job which is a little stressful. वो हो जाता है, your mental illness is precipitated. People looking from the outside can say कि यार ये तो जरा सा इतना तो नॉर्मल है, ये अक्सर सुना होगा, यार तुम इतनी सी बात पे क्यों परेशान हो रहे हो, ये तो बड़ा कॉमन चीज़ है। What we fail to understand is कि वो स्ट्रेस उनके लिए दैट वाज इनफ ऑफ अ ट्रिगर। कहते हैं ना, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कि दैट वाज द स्मॉलेस्ट थिंग विच वाज लेफ्ट एंड वाज जैसे कुछ लोगों का होता है ना, हर चीज़, हर किस्म का, हर इंसान का ना ट्रिगर अलग होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, उनका पेन इंटॉलरेंस कुछ नहीं होता, उनको जरा सा भी पेन हो जाए दे गिव अप, है ना, और दे जस्ट डिकॉम्पेंसेट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिवियर पेन हो जाए और मतलब चेहरे पे शिकन नहीं आती, लेकिन उनको थोड़ा सा भी नौजिया हो जाए तो वो पूरा की मेरी, या थोड़ा सा भी हेडेक हो जाए तो उनकी हालत खराब हो जाती है। इट्स नॉट अ वीकनेस, इट इज जस्ट अबाउट आपका क्रिप्टोनाइट क्या है, आपका टॉलरेंस किस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा और किस चीज़ के लिए कम है ना। पेन के लिए ज़्यादा टॉलरेंस होना कोई गिफ्ट नहीं है, बिकॉज पेन इज़ अ प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। तो भगवान ने आपको पेन इसलिए दिया है, तो अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत पेन झेल सकता हूँ,
टेक्निकली स्पीकिंग उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इज वीकर देन अदर्स. सो जस्ट लाइक द एग्जाम्पल लोग कहते हैं मैं तो 5 पैक पी के भी मेरे को कुछ नहीं होता. इट्स नॉट अ गुड थिंग. it's a curse. It's a curse. It's good that you get high in the first drink ताकि आप ज़्यादा ना पिए. ज़्यादा ना पिए. मतलब इट्स नॉट अ शो ऑफ स्ट्रेंथ. Of course. Unfortunately कभी कभी we wear all this as Badges. as badges. What we don't realize is कि these are actually weaknesses. और rather I would not say weaknesses, these are आपकी आपके लिए counterproductive हो रहा है ना. पेन सेंसिटिविटी इज वेरी प्रोटेक्टिव. सो सिमिलरली हर किसी का अपना ट्रिगर होता है. एंड सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक टॉक्सिक जॉब टॉलरेट नहीं हो रही है, इज दैट माय वीकनेस और इज दैट जस्ट मी बीइंग नॉर्मल? सो दैट इज अ क्वेश्चन. अनफॉर्चुनेटली फॉर सर्टेन रीजंस इट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड कि आपको स्ट्रेस झेलना है, क्योंकि दुनिया में रिसोर्स का स्ट्रगल है ना. एज अ रेस अगर आप देखो, हमें डिफ़िकल्ट टाइम से निकलना पड़ा और हमें डिफ़िकल्ट टाइम्स अभी भी देखने पड़ रहे हैं, है ना. देयर इज़ दिस बेसिक इम्बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द डिमांड ऑन दोज रिसोर्सेज. तो ये चीज़ को कभी कभी राइटफुली बट ऑफन नॉट सो रोमांटिसाइज किया जाता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हो, आप कितना स्ट्रेस ले सकते हो, आप कितना झेल सकते हो. कहीं कहीं ज़रूरी है बट हर सिचुएशन में शायद ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए कई बार लोगों को जब स्ट्रेस होता है तो दे फील एम्बेरेस्ड अबाउट इट कि मुझे वाई एम आई फीलिंग दिस स्ट्रेस, मुझे ये फ़र्क क्यों पड़ रहा है, मैं ये जॉब क्यों नहीं कर पा रहा, मैं रोज़ के 16 घंटे क्यों नहीं कर पा रहा, है ना. एंड सो रोज़ के 16 घंटे करने में कोई गलत नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू डू इट. गलती कहाँ आ जाती है कि जो नहीं करना चाहता या जो नहीं कर पा रहा उसको ये बोलना कि देखो आपके अंदर कमी है, कि आपके अंदर 16 घंटे का स्टेमिना, 18 घंटे का, 20 घंटे का स्टेमिना नहीं है. एंड दैट इज़ वेयर द होल मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल हेल्थ ऑल्सो स्टार्ट्स कि भाई तुम्हें क्या स्ट्रेस है. वट दे डोंट रियलाइज इज कि जैसे एक 5 साल का बच्चा होता है, उसके अगर मार्क्स कम आ जाते हैं या उससे छोटी सी स्कूल में गलती हो जाती है एंड टीचर बोल देता है कि आप पेरेंट्स को ले आओ. नाउ पेरेंट्स हु हैव किड्स इन फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास विल फील कि मतलब छोटी सी चीज़ है ना. यू ऑल्सो डोंट गो टू द स्कूल विद द इंटेंट कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी बोलूँगा, बट उस बच्चे के लिए तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि आज स्कूल में पेरेंट्स को बुलाया गया है, राइट. सो वी मस्ट ऑलवेज लुक एट एवरीबडी स्ट्रगल फ्रॉम देयर लेंस, नॉट फ्रॉम आर लेंस कि हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हें सामने वाले को कितना फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से. डॉक्टर ऋषि, जैसे वी टॉक्ड अबाउट एंग्जाइटी डिसऑर्डर, बट वन थिंग इज़ रिमेनिंग इज़ डिप्रेशन, है ना. तो जैसे बहुत ही लूजली आजकल लोग बोलते हैं यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, राइट. सो वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन बिटवीन यू नो समबडी बीइंग जस्ट डिप्रेस्ड. इंडिया यू नो फाइनल में हार गया ऑस्ट्रेलिया से और मैं 10-15 दिन मेरा बिल्कुल ही मन नहीं किया कुछ भी करने का. आई वाज सैड, आई एम सेइंग दैट आई एम डिप्रेस्ड, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, टू समबडी वेयर डॉक्टर लाइक यू कॉलिंग इट डिप्रेशन. वो क्या जर्नी है, कहाँ वो लाइन आप लोग ड्रॉ करते हो? करी जाए. इट्स आयरॉनिकल एज यू सेड कि लोग बोल देते हैं कि आई एम डिप्रेस्ड एंड आई एम एंशियस. और जिन लोगों को, आई एम नॉट सेइंग कि इन लोगों को स्ट्रगल नहीं है, बट जिन लोगों को ट्रूली क्लिनिकल डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी हो रही है, दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग क्वाइटली आइदर टॉलरेटिंग देयर इलनेस और नॉट इवन रियलाइजिंग कि इसका सोल्यूशन है. तो एज आई सेड कि इन टूडेज डे एंड एज वी हैव formed hard definitions for all of these. It is more for management purposes than कुछ जो बायोलॉजिकली है. अभी भी हमारा जो क्लासिफिकेटरी सिस्टम है जो इलनेसेस को डिफाइन करता है वो मोर ऑन ऑब्जर्वेशन बेस्ड है. कि मैंने देखा कि किसी को ये 4 सिम्टम्स हो रहे हैं और इतने समय के लिए इस तरीके से हो रहे हैं, तो आई एज अ साइकेट्रिस्ट, क्योंकि मुझे उसको एक सर्टेन फ्रेमवर्क में मैनेज करना है, आई असाइन देम अ diagnosis, right? Now that doesn't mean कि it's an all or none thing. Okay. It's not कि मुझे बुखार हो गया या नहीं हुआ, right? स्पेक्ट्रम है. It's a spectrum. जैसे डिप्रेशन की डेफिनेशन होती है कि at least as per one classification, कि there are 3 major criteria, okay, 7 minor criteria. अब अगर मुझे 2 हफ्ते के लिए कम से कम 1 मेजर और 2 माइनर हैं तो मैं उसको माइल्ड डिप्रेशन बोलूँगा. क्या क्या है वो क्राइटेरिया, एक बार बताओ. सो जो मेजर क्राइटेरिया होते हैं उसमें पहला ऑब्वियसली होता है लो मूड, बट इट्स नॉट सैडनेस. मैच हार गए तो डिप्रेशन हो गया इज़ नॉट
डिप्रेशन, आप उदास हो गए और आप बहुत उदास हो और आप शायद एक डिप्रेस्ड पर्सन से ज़्यादा उदास हो, ओके, right? But that does not mean that you are depressed by our definition, ओके, right? It is not something which requires management or clinical treatment because it is reactionary and it is self-limiting. क्या आप 5 दिन दुखी होते हो फिर अगला मैच जीत जाते हो तो फिर खुश हो जाते हो, या अगला मैच हार जाते हो तो उसके लिए दुखी हो जाते हो, राइट? बट इट इज़ नॉट समथिंग विच कैन, हाँ मैच हारना कैन बी अ ट्रिगर फॉर डिप्रेशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग थियोरेटिकली यस, बट डेफिनेशन के हिसाब से इट्स नॉट डिप्रेशन. डिप्रेशन कम से कम आपको सिम्टम्स 2 हफ्ते के लिए होने चाहिए, और जिसको कहते हैं परसिस्टेंट एंड परवेजिव लो मूड. पहले आपने बताया लो मूड, परसिस्टेंट एंड परवेसिव. सो परसिस्टेंट मतलब ज़्यादातर समय मुझे लो मूड रह रहा है, परवेजिव मतलब जीवन में ज़्यादातर सिचुएशंस में मुझे लो मूड रह रहा है. ऐसा नहीं कि मैं ऑफिस में डिप्रेस्ड होता हूँ, घर पे दोस्तों के साथ ठीक हो जाता हूँ, है ना. अगेन देयर इज ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप ऑफिस में परेशान हो लेकिन दोस्तों के साथ ठीक हो, बट बाय आवर डेफिनेशन, बाय द क्लिनिकल डेफिनेशन, दैट इज नॉट depression. That is all. That does not mean कि that situation should not be improved. That does not mean कि आपको कोई problem नहीं है. It's just that when we are talking of depression, हम एक बड़े fixed scenario की बात कर रहे हैं. तो पहला symptom हो गया low mood, persistent pervasive low mood. Perfect. दूसरा होता है anhedonia. Hedonism मतलब चीज़ों को एंजॉय करना. तो एनहीडोनिया मतलब अब मुझे पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब वो अच्छी नहीं लगती. पहले मैं क्रिकेट देखना पसंद करता था, अब मुझे रुचि नहीं आती. पहले मैं लोगों से बात करना पसंद करता था, अब मुझे रुचि नहीं आती. पहले मैं जॉग पे जाना पसंद करता था, अब मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता. मुझे आई डोंट लाइक डूइंग द सेम थिंग्स जो पहले मुझे मजा आता था. ठीक है ना. आई डोंट लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स ऑल्सो. कि शाम को अगर प्लान होता है कि आज सुबह काम करके शाम को थोड़ा डिनर पे जाएंगे, पहले मैं थोड़ी सी मेरे अंदर एक्साइटमेंट होती थी, अब नहीं होती है. सो यू डोंट लुक फॉरवर्ड टू थिंग्स, दैट इज अनदर क्राइटेरिया. एंड थर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं इजी फैटिगेबिलिटी, कि जरा सा भी काम करने पे थक जाता हूँ. अच्छा, है ना. एंड नॉट ओनली काम, सुबह उठे, है ना, बाहर गए 10 मिनट बाद वापस आए, नाउ यू फील suddenly very tired. So that is called easy fatigability. That can obviously have medical reasons, but depression में भी देखा जाता है. So much so कि there is एक टर्म होती है जिन लोगों को एक स्पेशल टाइप का डिप्रेशन होता है जिसको लेडन पैरालिसिस बोलते हैं. अच्छा. जिसमें एक इंसान को ऐसा लगने लगता है कि उसके हाथ और पैर लेड के बने हैं, कि मैं इनको हिला ही नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ. It's not paralysis, actual paralysis. They are not faking it. It's just that उनको genuinely ऐसा लगता है कि ये इतने भारी हो गए, मान लो धातु के बने हो, और अब मैं अपने हाथ पैर हिला ही नहीं पा रहा हूँ. So these are 3 major criteria. Minor criteria में जो classically हम जिसको depressive cognitive triad बोलते थे, hopelessness, helplessness, worthlessness, है ना. ना मैं अच्छा हूँ, ना मेरी कोई मदद कर सकता है, और ना मेरे फ्यूचर में कुछ रखा है. दैट इज होपलेसनेस. दैट इज होपलेसनेस, है ना. होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस. देन उसके बाद हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट. एंड व्हेन आई से लैक आई मीन डिस्टर्बेंस. तो मेरी नींद ज़्यादातर कम हो जाती है पर बढ़ भी जा सकती है. मेरी एपेटाइट ज़्यादातर कम हो जाती है, पर डिप्रेशन में ओवर ईटिंग इज ऑल्सो कॉमन. मेरी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो गई है, मैं कुछ भी करने बैठता हूँ मेरा माइंड वॉन्डर करने लगता है. एंड लास्ट में होता है सेल्फ हार्म आइडियाज, अपने जीवन को ख़त्म करने की इच्छा फॉर वॉट एवर रीज़न. तो ये 7 हो गए. तो 3 वो 7 ये. इनमें से नाउ दिस माइट अपीयर वेरी सो कॉल्ड कोट आर्टिफिशियल. अगर आप इसको देखो तो वन मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस हैज़ बीन डन टू, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, इट हैज़ बीन डन टू ऑपरेशनलाइज समथिंग. नॉट दैट डज नॉट मीन कि आप इंसान के एक्सपीरियंस को इस तरीके से क्लासिफाई करके क्लियर कट बाउंड्री बना सकते हो. तो अगर 1 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया हैं तो उसको माइल्ड डिप्रेशन बोलते हैं. अगर 2 मेजर 2 माइनर क्राइटेरिया हैं तो उसको मॉडरेट डिप्रेशन बोलते हैं. अगर 3 मेजर और 4 माइनर क्राइटेरिया हैं तो उसको सिवियर डिप्रेशन बोलते हैं, है ना. बट अब 1 मेजर 2 माइनर में अब मुझे 2 माइनर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस भी हो सकती है. वो 2 माइनर मुझे स्लीप और कंसंट्रेशन भी हो सकती है. बाय माय डेफिनेशन इट इज़ डिप्रेशन, बट
द पॉइंट विच आई वांट टू ब्रिंग आउट इज कि एक डिप्रेशन के भी 1000 रूप होते हैं, है ना। एक डिप्रेस्ड इंसान को होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, विचारधारा में ज़्यादा हो रहा है, किसी का डिप्रेशन उसकी बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट कर पा रहा है कि वो सो नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, राइट। अब कोई लोग सिवियरली डिप्रेस्ड हैं बट लकीली दे डू नॉट गेट दैट विश टू एंड देयर लाइव्स। कुछ लोगों को अदरवाइज डिप्रेशन के सिम्टम्स कम हैं लेकिन दैट रिस्क ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स ये बहुत ज़्यादा है, राइट। सो डिप्रेशन इज़ अ कॉमन टर्म एंड सम क्रिटिक्स ऑफ साइकेट्री हैव रेज दिस पॉइंट पर्टिकुलरली कि इतनी अलग अलग बीमारियों को आपने एक ही उसमें डाल दिया। तो उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि आज की डेट में हम इस कॉमन ग्रुप को एक तरीके से जब इंटरवीन करते हैं तो हमने देखा है कि इम्प्रूवमेंट आ जाता है। तो इवन इफ वी मे हैव लिमिटेड, दो बहुत एडवांसमेंट हो गई है, बट आई वुड स्टिल से कि वी डोंट हैव कंप्लीट थ्रू एंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सिंगल थिंग राइट डाउन टू द लेवल जो हम चाहते हैं। जैसे इन्फेक्शन को हम समझते हैं कि ये बैक्टीरिया होता है, ये वायरस होता है, ये फंगस होती है, ये इस तरीके से इंसान को इफेक्ट करती है, इस तरीके से बीमारी पैदा करती है, ये वाला कंपाउंड दो तो ये ऐसे जाके बैक्टीरिया को मार देता है। एंटीबायोटिक्स और ये सब पता है, ये हमें सब पता है। मेंटल हेल्थ में अभी हम इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग पे नहीं पहुंच पाए हैं, तो लेकिन अब इलाज, लेकिन इतना थोड़ा सा एग्रेस कर गए टॉपिक से, विल कम बैक टू द डिप्रेशन वाला टॉपिक, बट ये जो आप बात बोल रहे हो ऋषि कि ऐसा जैसे शुगर को हमें पता है फास्टिंग में ये है ना, 100 से नीचे ये ठीक है, ये ऐसे है, ये प्री डायबिटिक, बिल्कुल हमने क्लियर बता दिया। फिर उसमें HbA1c भी है और ज़्यादा गुड प्रिडिक्टेबल है, हार्ट वाले में लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल रेसो, मतलब बहुत क्लियर कट डायग्नोसिस है चीज़ों का। मेंटल हेल्थ में क्यों नहीं हम मतलब हम क्यों क्वेश्चनर, आई एम श्योर आप यही बोल रहे हो कि क्वेश्चनर पे डिपेंडिंग है कि हाउ यू, इट्स मोर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्लिनिकली, हाँ रादर देन तो आप उससे सवाल पूछते हो, उनके कोई फैमिली वालों से सवाल पूछते हो और बेस्ड ऑन दैट यू फॉर्म कि भाई इसके मेजर वाले 2 हैं, माइनर वाले 3। टेस्ट क्यों नहीं बना है अभी तक? That's a very big frustration which we face as psychiatrists, and that is probably because जिस level की functioning की disorder की हम बात कर रहे हैं, that functioning is very difficult to test. जैसे there is a again जैसे आपने psychiatry psychology में difference पूछा था, वैसे neurology और psychiatry में difference. So neurology will deal with the structure of the किसी को unfortunately stroke हो गया या कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया या कोई कुछ और हो गया, सो दे आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर। उस लेवल पे हम लोगों को अभी भी बाहर से एक जिंदा इंसान में फोटो लेके देखना आता है। वी हैव इन्वेंटेड MRI, ब्रिलियंट पीस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हमें वो MRI से ये पता चल जाता है कि इनके ब्रेन में यहाँ पे स्ट्रक्चरल फंक्शन है। कुछ लोगों को पार्किंसंस होता है, उसमें MRI में उतना जल्दी नहीं समझ में आता है, बट देर आर सर्टन अदर वेज इन विच यू कैन डू समथिंग कॉल्ड अ पेट स्कैन, स्पेशल टाइप का पेट स्कैन होता है। उसमें वो सर्टन एरियाज़ में फंक्शनिंग कम देख के वो मतलब एक रेडियो एक्टिव डाई इंजेक्ट करके वो डाई कहीं पे जाके चिपक रही है, तो हम ये बता सकते हैं कि इस एरिया में जितनी डेंसिटी होनी चाहिए सेल्स की उतनी नहीं है। ब्रेन, ऑल दिस इज बिकॉज ये सारी बीमारियों की फिजिकल मैनिफेस्टेशन हमको दिखते हैं, राइट। साइकेट्री में जिस लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, उस फंक्शनिंग को ही अभी हम देख ही नहीं पाते हैं। जैसे हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट का फंक्शन कम हो गया, कैसे पता चला? आपने इको कराया, दिख गया। हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, वो उसमें एक सर्टन मेट्रिक होता है, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं, वो आप नाप सकते हो क्योंकि हार्ट इज अ मैक्रो थिंग, तो आप उसको नाप सकते हो। आपने नाप लिया, 50 के नीचे है तो बीमारी है, 50 के ऊपर है तो बीमारी नहीं है। आप रूट कॉज ढूंढ लो, हो सकता है कि हार्ट में कोई मसल का पार्ट डेड हो, उसके लिए भी स्कैन आ गए हैं, वो देख लेता है कि यहाँ ब्लड फ्लो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, राइट। बिकॉज ऑल दीज आर मैक्रो लेवल पे फंक्शनिंग के इशू। किडनी है, किडनी की फंक्शनिंग कैसे पता चलती है? किडनी का काम है ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर बेचना। आप क्रिएटिनिन मेजर करा लीजिए, आप उसका सोडियम पोटेशियम मेजर करा लीजिए, पता चल जाता है कि किडनी गड़बड़ हो गई कि नहीं। इन सबके फंक्शन को मेजर करना बड़ा आसान है, मतलब क्योंकि दे आर माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। ब्रेन जिस लेवल पे काम कर रहा है, अभी हम फंक्शनिंग समझते ही नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वी हैव अ
फेयरली डिसेंट आइडिया कि किस किस्म की चीज़ चल रही है, बट वी हैव नॉट येट रीच द स्टेज वेयर वी हैव डिसाइफर्ड द एंटायर ह्यूमन ब्रेन कि भाई एग्जैक्टली क्या हो रहा है। मैं जब सुबह नींद से आँख खोलता हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस कहाँ से, व्हाट आई नो कि मैं इस ब्रेन के इस पार्ट को डैमेज कर दूँ या इस पार्ट में अगर स्ट्रोक हो जाता है तो इंसान कॉन्शियसनेस लूज कर जाता है और फिर वो वापस नहीं आती। ये मुझे पता है कि यहाँ कुछ है, बट अगर अब आप मुझे बताओगे कि पूछोगे कि डॉक्टर ऋषि काइंडली एक्सप्लेन हाउ कॉन्शियसनेस एक्चुअली वर्क्स एंड एग्जिस्ट्स, तो वो मैं आपको नहीं बता पाऊँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरी मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती सही है, बात मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मेरी कॉन्शियसनेस कैसे एग्जिस्ट कर रही है, मेरे विचार कैसे आ रहे हैं, या मुझे वो कॉन्स्ट्रक्ट को भी, मुझे आपको कॉन्शियसनेस एज अ कॉन्स्ट्रक्ट भी एक्सप्लेन करने में शायद दिक्कत होगी। तो जब क्वाइट मैंने, फैसिनेटिंग। है ना, फंक्शन ही नहीं तो समझा। हमारे पास नींद लाने की दवाई है, जी लेकिन ये नहीं पता कि नींद आ कैसे रही है, मतलब वो ट्रांजिशन कब होता है कि हम जाग रहे हैं और जागने से सोने के सो साइड। जाते हैं। नींद में भी वी नो द मैकेनिज्म, इट्स अ स्विच मैकेनिज्म, उसके बहुत सारे इनपुट्स होते हैं। देयर आर सर्टेन इनपुट्स, आप समझ लीजिए कि एक स्विच है लेकिन वो उस स्विच पे 50 उंगलियां रखी हुई हैं। अच्छा। कुछ उंगलियां उस स्विच को ऑन दबा रही हैं, कुछ उंगलियां उनको ऑफ दबा रही हैं, और जब ये बैलेंस ऑन की तरफ चला जाता है, एंड व्हेन आई से उंगलियां, दीज आर इनपुट्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, राइट। सो जब वो ऑन का बैलेंस ज़्यादा हो जाता है तो स्विच ऑन हो जाता है, एंड दैट इज़ अ टेक्निकल टर्म, स्लीप को स्विच मैकेनिज्म बोलते हैं, कि वो फट से आ जाती है, एंड जब वो बैलेंस दूसरी तरफ टिप हो जाता है तो फिर वो चली जाती है। बट जब मैंने वो स्विच ऑन किया तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन, मेरी कॉन्शियसनेस चली गई, वो अभी भी मुझे डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन है। सो फंक्शनिंग जब मैं नहीं पूरी तरीके से समझा हूँ तो उसकी एबनॉर्मेलिटी को मैं कैसे असेस करूँ। तो ब्रेन समझ गए हैं हम, लेकिन माइंड नहीं समझे हैं अभी तक। Am I right in saying that? यू आर एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग, ब्रेन भी बड़ी मुश्किल से समझ माइंड को समझने में अभी टाइम लगेगा। टाइम है। माइंड को समझने के लिए इसीलिए हम लोगों ने माइंड को शायद ब्रेन से कहीं पहले समझना शुरू कर दिया, बट हम माइंड को रूट लेवल से नहीं समझ पा रहे। बट आप ऊपर से देखिए, बाहर से देखिए, तो सदियों सदियों से फिलोसोफर्स यही करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग और एटलीस्ट एक्सटेंसिव थ्योरीज ऑफ, इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम आउटसाइड, एंड उसी के बेसिस पे हम कर रहे हैं। बट अब क्योंकि हमारे पास एटलीस्ट ब्रेन का बायोलॉजिकल बेसिस है, तो अब हम बायोलॉजी के लेवल से, मतलब डाउन से अप, रूट अप समझने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ प्रूविंग अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस एंड ऑल, बट वो धीरे 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 करके विल गेट देयर। इंटरेस्टिंग, सुपर इंटरेस्टिंग। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, डिप्रेशन वाला टॉपिक पे, तो जैसे somebody who's depressed, है ना, चाहे वो डॉक्टर के पास गया है नहीं गया वो तो सेकेंडरी बात है, बट उसको अगर ये बोलें कि यार थिंक पॉजिटिव, इट्स ऑल इन योर हेड, या उसके साथ हमें हंस खेल के बात करें, या उसके साथ कहीं पे भी, यू नो, वी ट्राई टू मोटिवेट द पर्सन, व्हाई डज इट डजंट वर्क विद दैट पर्सन? क्या हो रहा है ब्रेन में ऐसा? सो यहाँ पे हमारा जो हम टारगेट कर रहे हैं, दैट टारगेट अनफॉर्चुनेटली इज इनकरेक्ट। ओके, डिप्रेशन इज नॉट अ मोटिवेशन प्रॉब्लम ना, डिप्रेशन इज अ केमिस्ट्री प्रॉब्लम। हमने जो बताया कि बायो साइको सोशल, तो हम उसको बकअप करके उसका साइकोलॉजी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर पा रहे हैं। मे बी मोर देन बकिंग देम अप, वी see whether we are a part of the problem as well, maybe change that. So sometimes it is enough कि अगर those are the major stressors तो उसकी वजह से डिप्रेशन इम्प्रूव हो जाए। बट टू टेल अ डिप्रेस्ड पर्सन कि आप थोड़ा पॉजिटिव सोचो इज़ लाइक कि मुझे अस्थमा का अटैक हो रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं नहीं आराम से सांस लो, डीप ब्रेथ लो, थिंग्स विल बी फाइन। या मुझे बीपी मेरा 180 हो रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रिलैक्स करिए, अपना बीपी कम करिए, है ना। या मुझे हार्ट की बीमारी है एंड मैं बोल रहा हूँ कि नहीं स्ट्रेंथ रखिए अपने हार्ट में, इट्स लाइक दैट, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप हार्ट में थोड़ा सा लाओ, अपने दिल को मजबूत करो। तो इट्स लाइक दैट, मोटिवेशन हेल्प्स बट ट्रीटमेंट क्योर्स। तो ये वाली चीज़ जो है हमें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन का रोल नहीं है,
है ना, वो बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो फाइनली फ़ायदा होता है वो इलाज से होता है। इलाज दवाई के रूप में हो सकता है, साइकोथेरेपी के रूप में हो सकता है, हज़ार और चीज़ें हैं जिसके तरीके से हो सकता है, बट इलाज मीन्स टारगेटेड ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। दैट डजेंट मीन कि मैं इससे बात करता हूँ, है ना। अच्छा, लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज, जैसे आपने देखा होगा परिवार में भी कुछ लोगों को देखा होगा कि लोग उनसे बात करते हैं और जनरली दे फील बेटर। दैट इज़ बिकॉज they are generally employing the principles of psychology without realizing them. वो फॉर्मली नहीं कर रहे, इट्स जस्ट दैट कि जिसको साइकोलॉजी के बहुत कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव लिसनिंग होता है कि आप जो बोल रहे हो मैं उसी चीज़ को थोड़ा सा पैराफ्रेज करके आपको बताता हूँ, तो उससे आपको भी ये समझ में आता है कि हाँ मैंने ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करी और उसको प्रोसेस भी किया, तो दैट हेल्प्स यू फील अंडरस्टूड, राइट। उनकी थॉट वैलिडेट हो रही है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वेंटिलेशन, सपोर्टिव साइकोथेरेपी, कि मैंने आपको बोलने दिया और आपको बहुत ज़्यादा, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, ज्ञान नहीं दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए। मैंने आपको ये नहीं बताया कि आप कहाँ गलत हो, मैंने बस आपकी बात सुन ली। एंड समटाइम्स दैट इज़ ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड, है ना, कि मैं आपको समझाता हूँ करके आपने बैठा, इन द बेस्ट वे कि मैंने आपको समझाया है इसकी, मैंने आपको बोलने दिया, और फिर लास्ट में मैंने आई जस्ट टोल्ड यू कि डोंट वरी, वी आर ऑल टुगेदर एंड वील फिगर इट आउट, विल फाइंड अ वे, दैट्स ऑल आई डिड। आपने अपनी प्रॉब्लम अपने मन में ही सॉल्व कर ली, यू जस्ट नीडेड अ स्पेस वेयर यू कुड से ऑल दिस विदाउट बीइंग जज्ड, विदाउट बीइंग टोल्ड कि नहीं पर इसमें तो आपकी गलती है, या आपको ऐसा करना चाहिए, है ना, या आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो मुझे भी पता है, बट आई जस्ट नीडेड टू let it out without it sort of being converted to a sort of problem solving session. So psychologists सिर्फ इतना करते हैं कि and I would not say सिर्फ, but psychologists इतना करते हैं कि इसी चीज़ को उन्होंने formalize कर दिया। See, some people are naturally good listeners. Now everybody who becomes a psychologist need not innately be a good listener, but because उनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि आपको सुनना है। हमारी भी जब ट्रेनिंग होती है तो फर्स्ट थिंग विच इज़ टॉट इज़ कि यू शुड बी वेरी केयरफुल एंड वेरी रिस्ट्रिक्टेड अबाउट द सजेशंस विच यू गिव। सजेशन बहुत बाद में आना चाहिए, पहले आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कि सामने वाला अपने मन की बात बोले और सजेशन ना सुने, क्योंकि वो पूरी दुनिया में हो रहा है उसके साथ, वो जिसको कुछ बताता है वो उसको ज्ञान पेल के खिलाता है ना। तो यहाँ पे आपको ये सीखना है कि सुन लो और अच्छा ठीक है, एंड सुनो, एक्टिवली सुनो, एक्टिव लिसनिंग, ये नहीं कि वो बोले जा रहा है और आप अपना फोन पे लगे हो। यू हैव टू लिसन, यू हैव टू एक्टिवली लिसन, द पर्सन ऑल्सो हैज़ टू नो दैट यू आर लिसनिंग, ही हैज़ टू, तभी दे विल फील हर्ड, एंड देन उसके बाद वेरी कॉशियसली एंड ओनली इफ़ यू फील केपेबल ऑफ डूइंग सो, दूसरे तीसरे सेशन में जाके कुछ इनपुट उनको दो। सो दैट इज़ व्हाट साइकोलॉजिस्ट डू बिकॉज दे डू इट बाय ट्रेनिंग। कुछ लोग होते हैं घर में हु कैन नेचुरली डू ऑल दिस विदाउट इवन नोइंग कि हम ये कर रहे हैं। मैनी मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैनी स्पिरिचुअल लीडर्स डू दिस, राइट, बट देन बेस्ड ऑन इन लोगों का एग्जाम्पल इफ़ यू से कि बात करने से ठीक हो जाता है, जस्ट बिकॉज समबडी को सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ थेरेपी कम नेचुरली एंड बिकॉज ऑफ दैट दे हैव बीन एबल टू हेल्प 1 or 2 पीपल, उनका एग्जाम्पल बना के आप डिप्रेशन को ये नहीं बोल सकते कि देखो बात करने से ठीक मैं समझाता हूँ, ये मैं ठीक करता हूँ, ऐसे नहीं, मैं इनको ठीक करता हूँ। यू मस्ट, मतलब सो द एफर्ट इज अप्रिशिएटेड, बट व्हाट इज नॉट अप्रिशिएटेड इज टू से कि सिर्फ इतने की ज़रूरत है, बाकी इट्स नॉट रियली अ प्रॉब्लम, या इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत। हाउ डू यू डिसाइड अ पर्सन दैट he or she would need medication और जस्ट कि भाई जो साइकोलॉजिस्ट के साथ जो सेशन होते हैं would be enough? So that's again based on our past experience. हम लोग आजकल जो हम लोग फॉलो करते हैं which is called evidence based medicine. जी। पहले होती थी जिसको empirical medicine बोलते थे कि देख लो, काम कर गई तो कर गई, नहीं तो कोई बात। अच्छा, ऐसे चलता था। we did not know better, unfortunately. हमने अपनी सारी नॉलेज बूटस्ट्रैप करी है, हमें कोई बताने वाला, हम एज इन द ह्यूमन रेस डिड नॉट हैव एनीबडी टू टेल देम, है ना, तो हम ही ने फिगर आउट करा। सो मेनी थिंग्स जो हमने दी,
जो बाद में काफ़ी हॉरिफिक कॉन्सिक्वेंसेस निकले. फॉर एग्जाम्पल बताओ. एक अच्छा, सो आई विल गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल. हेरोइन, जिसको कॉमनली स्मैक या ब्राउन शुगर बोला जाता है, टिल 1903 वाज ऑफिशियली सोल्ड एंड मार्केटेड एज अ कॉफ मेडिसिन. कफ मेडिसिन. कफ मेडिसिन. आप गूगल पे जाएंगे, आप बेयर फार्मास्यूटिकल, विच इज़ अ वेरी बिग फार्मास्यूटिकल, हैज़ बीन अराउंड फॉर एजेस, एंड दिस इज नॉट अ स्लैंडर बिकॉज उस समय हमें आइडिया नहीं था. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 1800s 1900s. बेयर फार्मास्यूटिकल हेरोइन अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बाकायदा उसकी बॉटल दिखती है, बिकॉज एट दैट टाइम वी डिड नॉट नो दैट हेरोइन इज एडिक्टिव. फिर वो धीरे 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 करके पता चला कि हेरोइन बहुत स्ट्रांगली एडिक्टिव होती है, उसके विड्रॉल्स होते हैं. तो फिर इट गॉट ऑब्वियसली देन इट गॉट बैंड, देन अनफॉर्चुनेटली इट बिकेम अ रिक्रिएशनल ड्रग, एंड वो सारी कहानी. और बीमारियां, दवाइयाँ होती हैं जो पहले किसी और चीज़ के लिए दी जाती थी, ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए दी जाती थी, या ट्यूबरकुलोसिस में एक सर्टन टाइप होता है उसके लिए दी जाती थी, लेकिन देखा कि जिन मदर्स को दी, देयर चिल्ड्रन वर बॉर्न विदाउट हैंड्स और फीट, या बिल्कुल छोटे छोटे फ्लिपर लाइक हैंड्स और फीट, फोकोमिलिया बोलते हैं इसको, तो सील लाइक लिम्स बोलते हैं, जो सील होती है उसके जैसे फ्लिपर्स होते हैं पैर के, वैसे बच्चों के होते थे. सो ऑल दिस वी हैव स्टार्टेड. साइकेट्री की वन ऑफ द पिवटल ड्रग्स, जिसको क्लोरप्रोमाजिन बोलते हैं, विच वाज द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक, वो बनी थी एलर्जी ठीक करने के लिए. उसको दिया तो एलर्जी तो ठीक हुई नहीं हुई, या सर्जरी में देने के लिए बनी गई थी 1950s में. फिर वो तो ठीक हुआ नहीं हुआ, दे रियलाइज्ड कि इससे पेशेंट्स काम बहुत हो जा रहे हैं, अग्रेशन एकदम से कम हो जा रहा है. सो वी आर स्टिल लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर. धीरे 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 करके अब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि वी कैन थिंक बिफोर डूइंग समथिंग, फिगर आउट कि ये अगर मैं दूंगा तो इससे क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है. तो हम एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये होगा. Then, as I said, we move from empirical medicine to evidence-based medicine, and evidence-based medicine is the rule of the land today. कि मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई कि अगर मैं फलाना दवाई उन पेशेंट्स को देता हूँ जो मेरे 3 में से 2 मेजर क्राइटेरिया और 7 में से 2 मेजर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, और उनको मैं ये इतनी डोज में इतने टाइम तक देता हूँ, एज कम्पेयर टू अ ग्रुप जिनमें मैं कुछ इंटरवेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये वाले जल्दी और ज़्यादा बेहतर ठीक हो जाएंगे. ये मेरी हाइपोथेसिस है. मैंने एक ट्रायल किया, मैंने टेस्ट किया, और मैंने देखा कि हाँ सच में ये हो रहा है. तो अब मेरे पास इस मेडिसिन का एविडेंस आ गया. ऐसे हम धीरे धीरे करके आजकल हर चीज़ में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे रिलाई करने लगे हैं. अभी एक रिसेंटली मे बी स्लाइटली कंट्रोवर्शियल सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है कि इफ़ अ डॉक्टर यूटिलाइजेज unproven very experimental therapy, and so that will amount to negligence. अभी एक कल परसों का ही है कि and they were specifically talking about stem cell therapy in autism and all those things, which is not, there's a lot of research going on, but abhi tak we don't have established proof. I do not know the details of the entire judgment. I just read the headline that Supreme Court has given a directive that usko nahi, that will amount to misconduct. So बेसिकली दे आर ऑल्सो एम्फेसाइजिंग कि आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यूज़ करिए, पहले टेस्ट करिए, कंट्रोल्ड सिचुएशन में टेस्ट करिए, ऐसे सिचुएशन में टेस्ट करिए जहां आप, अगर आपकी थेरेपी से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैनेज कर सकते हो, प्रूव करिए कि ये काम करती है, और फिर उसके बाद दवाई दीजिए. तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कब दवाई और कब नहीं, तो व्हाट वी हैव लर्न थ्रू एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, इसकी माइल्ड डिप्रेशन, अगर हम सिर्फ डिप्रेशन की बात करें या एंग्जाइटी की बात करें, माइल्ड डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी कैन बी कम्प्लीटली मैनेज्ड ओनली विद साइकोथेरेपी. मॉडरेट टू सिवियर डिप्रेशन या एंग्जाइटी नीड्स मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी. ये हमारे मन का एक सोच नहीं है, दिस इज एस्टैब्लिश्ड इन ट्रायल्स कि आप, अच्छा मेडिसिन अलोन से कहीं बेहतर है मेडिसिन प्लस साइकोथेरेपी. इट्स नॉट एन आइदर और प्रॉब्लम. Psychotherapy helps in so many ways where medicine can't even hope to begin working. For example, एक चीज़ होती है जिसको हम लोग behavioral activation बोलते हैं कि we encourage the person. When you are depressed, you don't want to move, you want to lie in bed, you feel कि the entire day is a struggle. It's a very bad experience, right? But we still say कि आप
थोड़ा सा sort of push yourself to get out of bed, at least take a bath, get ready, है ना, थोड़ा सा कुछ करो. Now my medicine can't do that. My medicine will improve the baseline mood, it will reduce the symptoms, yes, but to encourage the person, and psychotherapy is not just motivation, but that's also one aspect of it, कि मैं उनको encourage करूँ कि आप रोज सुबह उठ के एटलीस्ट इतना कर लो कि ब्रश कर लो और नहा लो, which might, for those who have not been exposed to people who are depressed, it's a very unfortunate thing कि ऐसा हो जाता है कि महीनों महीनों तक people don't bathe. Again, it's not like they're unclean people, it's just that they don't feel like doing it. So इसलिए साइकोथेरेपी की तो हमेशा ही ज़रूरत होती है, राइट. इवन इन डिसऑर्डर्स जैसे कि साइकोसिस, जिसमें कि आप यू लूज टच विद रियलिटी, वेयर साइकोथेरेपी कांट रियली एड्रेस द इलनेस इटसेल्फ, वहाँ पे भी साइकोथेरेपी का रोल है. क्यों? ताकि आपकी अदरवाइज ट्रीटमेंट में कंप्लायंस बनाए रखने के लिए, आपके फैमिली मेम्बर्स आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, तो उनके साथ आपका रियल करने के लिए, वंस द इलनेस बिकम्स लेस, देन आपको वापस से री इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी, बिकॉज पीपल डोंट रियलाइज़ कि वो आपको एक बार इस तरीके से देखने के बाद दोबारा नॉर्मल लाइफ में एक्सेप्ट करना इज़ ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम, राइट. सो ये सब चीज़ों में थेरेपी का बहुत रोल होता है. सो इट्स थेरेपी ऑलवेज, एंड देन बियॉन्ड अ सर्टन सिवेरिटी medicine definitely helps. So that is how we decide based on the severity of the illness. And of course we know that there are certain symptoms which respond very well to medicines, like aggression will definitely respond very well to medicine, sleep will respond very well to medicine. All these biological symptoms respond much more to medicines. And then there are certain other things जिसमें कि therapy helps. For example, if you are dealing with a lot of trauma, now medicine can't take away the trauma, take away your experiences. Experiences, yeah. It can reduce the pain. But how you perceive those experiences, only psychotherapy can Psychotherapy के साथ आप उसको process करके, obviously nothing will change the fact that you experience them. But with therapy, maybe you can figure out a way to at least accept them, live with them, and try कि वो आपके जीवन का इतना बड़ा, या आपके constant thought process का इतना बड़ा हिस्सा ना रहे. So that is what, and that is how we decide कि medicine कब देनी चाहिए based on the severity of the illness, और उसका जो क्या क्या symptoms हो रहे हैं उसके basis पे. So डॉक्टर, ये डिप्रेशन में क्या केमिकल लोचा है? मतलब सेरोटोनिन इज़ द हैप्पीनेस हार्मोन, आई नो. सो ये सेरोटोनिन की कमी है जो ये डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है, और एनीथिंग एल्स विच इज़ हैपनिंग इनसाइड आवर ब्रेन? बिल्कुल, तो बहुत अच्छा सवाल है. केमिकल लोचा इज़ अ टर्म विच हैज़ बीन मेड फेमस बाय अ सर्टेन मूवी, एंड वो कुछ हद तक आई वुड से कि सही भी है. ऐसा नहीं है कि सेरोटोनिन की कमी है. देखिए, हम इसको समझते हैं, ब्रेन में जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही है, एक कंप्यूटर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी से होती है, ब्रेन में केमिकल से होती है. ब्रेन के जितने भी सेल्स हैं वो आपस में बात ही ऐसे करते हैं कि एक सेल दूसरे सेल के विसिनिटी में होता है, ये एक केमिकल को रिलीज करता है, और वो केमिकल जाके दूसरे सेल पे चिपक जाता है, और उसको कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, मतलब सर्टेन अमाउंट के वो चिपकने की वजह से वो अगला सेल इन्फॉर्मेशन पास अलोंग कर देता है. अलग अलग केमिकल्स अलग अलग किस्म का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, देयर आर नाउ हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, और क्योंकि वो नर्व सेल्स, जिसको न्यूरो बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, तो इनको हम न्यूरो ट्रांसमिटर्स बोलते हैं. ठीक है, डन. अब इसमें से कुछ न्यूरो ट्रांसमिटर्स होते हैं जो मेंटल हेल्थ एंड मूड वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा सेंट्रल होते हैं. उनमें से जो पहला नाम आपने बोला, सेरोटोनिन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेरोटोनिन की कमी की वजह से डिप्रेशन होता है, बट हमने अक्सर देखा है कुछ पोस्टमार्टम स्टडीज़ में या कुछ, कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके ब्रेन में सर्टेन एरियाज़ में अगर आपने सेरोटोनिन का लेवल नापा, अगेन आप एक मैक्रो लेवल पे नाप रहे हैं, आप एक सेल के बीच में नहीं देख पा रहे हैं, बट आपने एक ब्रेन का छोटा सा 1 mm का टुकड़ा लिया जिसमें हजारों सेल्स हो सकते हैं, और ऑन एन एवरेज उसका सेरोटोनिन लेवल नापा, तो आपने देखा कि उसमें सेरोटोनिन लेवल बाकी सो कॉल्ड नॉर्मल लोगों से कम था. तो आपने हाइपोथेसाइज किया कि सेरोटोनिन की कमी से डिप्रेशन होता है. जब मैंने एक ऐसी दवाई दी जो सेरोटोनिन को बढ़ाती है, तो मैंने ये भी देखा कि मेरे डिप्रेशन के लेवल्स ठीक हो जाते हैं, सिम्टम्स बेटर हो जाते हैं.
ये हर किसी में अनफॉर्चुनेटली सच नहीं होता। हर किसी को सेम दवाई सेम सिचुएशन में देने में सिमिलर तरीके से रिस्पॉन्स नहीं आता, विच टेल्स अस कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से सेरोटोनिन भी एक फैक्टर है। तो सेरोटोनिन हमारा सो कॉल्ड, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन बोलते हैं, कि जो हमारे ब्रेन के सर्टेन पार्ट्स में मूड को रेगुलेट करता है। ऐसा नहीं कि सेरोटोनिन ज़्यादा होने की वजह से मूड अच्छा होता है, बट इट प्लेज अ रोल इन दी फंक्शनिंग। मतलब आप समझ लीजिए कि वो उसके मैकेनिज्म का पार्ट है, मूड के पार्ट है। ऐसा भी थ्योराइज किया गया है कि सिर्फ सेरोटोनिन बढ़ा देने से कुछ नहीं होता, सेरोटोनिन बढ़े रहने से ब्रेन में सर्टेन चेंजेस आते हैं, वो डिप्रेशन को ठीक करते हैं। इसीलिए आज दवाई खाने से आज असर नहीं आता, आज दवाई खाने से 2 हफ्ते बाद असर आता है, जब धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ा के रखूँ और वो बढ़े हुए लेवल की वजह से जो दिक्कत है, जैसे गाड़ी में कूलेंट डाल देने से बढ़िया नहीं चलती, बट कूलेंट डालने से इंजन का टेम्परेचर कम होता है, उससे वो ठीक चलने लगती है। तो समथिंग लाइक दैट। दूसरा हार्मोन आपने जैसे सुना होगा डोपामीन। तो डोपामीन इज आर रिवॉर्ड हार्मोन। रिवॉर्ड का मतलब है, देखिए ह्यूमंस ऑन अ बायोलॉजिकल लेवल रिवॉर्ड पे काम करते हैं। बच्चा खाना खाता है, उसका पेट भर जाता है, इसलिए वो दोबारा से खाना खाता है। बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसके पास आ जाती है, इसलिए बच्चा दोबारा रोता है। सो वी हैव ऑलवेज राइट सिंस चाइल्डहुड ही नहीं, हमारे पूर्वजों से जब हम इवॉल्व कर रहे थे, वी हैव इवॉल्व एंड वी हैव सर्वाइव्ड ऑन अ रिवॉर्ड पाथवे, कि हमने देखा कि ये करने से हमारा फ़ायदा होता है, तो इट गॉट प्रोग्राम्ड कि हमारा थोड़ा सा डोपामीन ब्रेन के एक सर्टन पार्ट में निकले और हमें रिवॉर्ड मिले। आज की डेट में हमें किन चीज़ों से रिवॉर्ड मिलता है? मैंने पढ़ाई करी, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे नंबर अच्छा आया, मुझे रिवॉर्ड मिल गया। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया, मुझे पोजीशन मिल गई, अपनी सैलरी पे मिल गई, एक अच्छा वीडियो देखा, एंटरटेनमेंट हुई, डोपामिन, तो वो हो गया। तो अब यहाँ पे वी स्टार्ट गोइंग इनटू दी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट ऑफ डोपामिन। मैंने मेहनत करी और मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डोपामिन मिला, लेकिन जब मैंने डूम स्क्रॉलिंग करी तो भी मुझे कुछ डोपामिन मिल गया, लेकिन वो डोपामिन मेरे बिना मेहनत के मिल गया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। मैंने एक ड्रग ले लिया, मैंने कोकेन ले लिया, वो कोकेन ने जाके डायरेक्टली डोपामिन मेरे ब्रेन में रिलीज करवा दिया। अब ये डोपामिन बिना किसी एफर्ट के मुझे मिल रहा है, और उतनी मात्रा में मिल रहा है जितना मेरे नॉर्मल जीवन के एंडेवर्स मुझे कभी ना दिला पाए। एंड इसकी वजह से क्या होता कि फिर मैं सो कॉल्ड कोट एडिक्ट हो जाता हूँ। अब देर आर सो मेनी अदर रीजंस, बट मुझे वो एक्टिविटी, और आई विल रादर चेंज माय वर्ड्स, कि मेरे को वो एक्टिविटी बहुत अच्छी लगने लगती है ना। मेरे को कोई मेहनत नहीं लग रही है, मैं रूम कर रहा हूँ, मेरे को डोपामिन मिल रहा है, एंड आई एम फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, है ना। मैंने एक नाइस सी कैट वीडियो देखी, मैंने एक नाइस सा AI वीडियो देखा, एंड देन I feel nice. It is nice. It's not कि it is unpleasant, right? It is nice, and that nice feeling I am getting without making any effort. जहाँ मुझे पूरे साल भर पढ़ाई करनी पड़ती थी, और जहाँ मुझे अपने आप को अपस्किल करके और बहुत मेहनत से 10 लोगों, अलग अलग पर्सनालिटीज़ को इंटरव्यू में हैंडल करके फिर जॉब लैंड करनी पड़ती थी, वहाँ मुझे सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ रहा है ना। अगेन, आप मुझे एज अ ह्यूमन मत देखिए, आप मुझे एज अ बायोलॉजिकल एंटिटी देखिए। मुझे डोपामिन चाहिए, है ना। मैं साल भर की मेहनत करके डोपामिन लूँ, या मैं एक रील स्क्रॉल करके डोपामिन लूँ। सो इट इज़ नेचुरल दैट पीपल बिकम so called hooked on to all these things, and then you go on to the next worst thing, कि आप ड्रग्स ले रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, बेटिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन मिलने लगता है। अच्छा, इनके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इनसे इतना डोपामिन मिलने लगता है कि ये जो जीवन में आपको नॉर्मल डोपामिन मिलता है, वो आपको उसकी कीमत ख़त्म हो जाती है, राइट। सो एंड वो भी ठीक था, आप फाइनली जब हमें डोपामिन ही चाहिए तो ले लीजिए। प्रॉब्लम इसकी देन दे आर अफेक्टिंग आवर लाइव्स इन अदर मैनर्स। हमारी फिजिकल हेल्थ बर्बाद हो रही है, हमारी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो रही है, हम अपना रोल एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं अदा कर पा रहे हैं, जो हमारी सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिलियल रिलेशनशिप्स में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या अपने ही प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सो दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ देयर, कि जो डोपामिन है, डोपामिन जस्ट टेल्स मी, डोपामिन इज जस्ट अ सिग्नल कि बॉस ये एक्टिविटी दोबारा करनी है, एंड जो एक्टिविटी ज़्यादा डोपामिन देखी मैं उसको बार बार करूँगा। नाउ हमारे अपने ही एफर्ट्स की वजह से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आ गई हैं विच गिव अस अ लॉट ऑफ डोपामिन, बट दे डो नॉट हेल्प अस इन सर्वाइवल इन एनी वे, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम विद डोपामिन।
ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन है, एक और है। टिपिकली ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मदर्स ब्रेन से रिलीज होता है चाइल्ड बर्थ के दौरान। इट हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस टू हेल्प डिलीवर द चाइल्ड, ओके। है ना। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प्स, क्योंकि जो मदर का ब्रेस्ट होता है उसमें जब चाइल्ड ब्रेस्ट फीड करता है तो देर आर माइक्रोस्कोपिक मसल्स, तो ऑक्सीटोसिन ऑल्सो हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट दोज मसल्स वो मिल्क डक्ट्स में, कि बच्चे को मिल्क मिल जाए, है ना। और interesting. आप बॉडी की इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, जब एक बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा होता है उस समय जो हार्मोन निकलता है टू फीड द चाइल्ड, वही हार्मोन माँ के ब्रेन में जाके उसके बच्चे के साथ अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो दैट इज द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ Love and bonding. love and bonding. So that is the point of oxytocin. कि Wow. release of oxytocin helps you bond with the people who are around you, and so that is how nature ensures that a mother, because it's a big sacrifice for the mother otherwise, right? So a mother will irrationally bond with her child because it is very important for the survival of the child, right? So इसलिए वो oxytocin is the one which does that. एंड देन फाइनली एक और जो इम्पोर्टेंट हार्मोन है मेलाटोनिन करके, वो हमारी स्लीप रेगुलेट करता है। मेलाटोनिन जब दिन में लाइट हमारी आंखों में पड़ रही होती है तो वो नहीं निकलता है, जैसे ही लाइट पड़नी बंद हो जाती है तो वो रिलीज होने लगता है। एंड देन एक अगर आप देखेंगे तो दिन में लाइट है, मेलाटोनिन नहीं है, फिर रात में लाइट नहीं है तो मेलाटोनिन है, तो दिन में नहीं है रात में है, दिन में नहीं है रात में है, तो इट्स अ रिदम। एंड ये हमारा बॉडी का ऑसिलेटर है, तो ये जो है हमारी चिप की फ्रीक्वेंसी को सेट करता है, राइट। एंड जो मेलाटोनिन है ये हमारे बॉडी के हर रिदम को ऑर्केस्ट्रेट करता है, कि मतलब आइए पीछे हमारी ये बीट चल रही है, एंड इस बीट पे हमारा ब्लड प्रेशर वेरी करता है, इस बीट पे हमारा ब्लड शुगर, हमारी कंसंट्रेशन, हम कितने नींद में हैं या कितने अलर्ट हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर, सर्टेन अदर हार्मोन, सब चीज़ें इस मेलाटोनिन के होने, ऐसा नहीं कि होने से अच्छा या नहीं होने से अच्छा है, मतलब जो ये रिदमिकली जा रहा है और आ रहा है, जा रहा है और आ रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। और वो रात में लेट नाइट स्क्रीन, आर्टिफिशियल लाइट, ये सब चीज़ों से क्या हो गया है कि हमने मेलाटोनिन को सप्रेस करके रखा फार बियॉन्ड व्हाट आर बायोलॉजी एक्सपेक्ट्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल लाइटिंग और खासकर वाइट लाइटिंग इज़ ओनली अ रिसेंट फिनोमेना, पहले 200-300 सालों के अंदर ही ज़्यादा हुआ है, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा मेलाटोनिन का जो साइकिल है दैट गेट्स थ्रोन आउट ऑफ सिंक, एंड उसकी वजह से अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट We are sleeping less and वी आर less. स्लीपिंग लेस। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज वो कहते हैं कि सर हम पूरा सोते हैं, हम सुबह 7 बजे से लेकर और 3-4 बजे तक सोते हैं, वी गेट अ गुड 8 hours ऑफ स्लीप, बट आप डे लाइट के टाइम पे सो रहे हो, है ना। सो सो देन वो rhythm नहीं है। वो रिदम नहीं है, तो आपकी जो बॉडी है, एंड इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड, आई मीन इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग आउट लिटरेचर ऑन हाउ स्लीप डिस्टर्बेंस अफेक्ट्स योर बॉडी, थ्योरेटिकली सबको पता है, अगर कोई निकालेगा तो यू विल फाइंड एस्टैब्लिश्ड बायोलॉजिकल वेज हाउ स्लीप डिप्रिवेशन कैन, और स्लीप डिस्टर्बेंस ऐसा भी नहीं कि आप कम सो रहे हो, बट अगर आप पुअर क्वालिटी स्लीप में सो रहे हो तो उससे भी आपके माइंड और बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, ये हमें काफ़ी हद तक अब पता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी So compared to 10 years back, are you getting more patients who coming with disturbed sleep or lesser sleep and they asking for कि डॉक्टर साहब मदद करो सोने में? वन फिनोमेना विच इज़ द पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्पेशली मोबाइल्स, ये दे हैव अनफॉर्चुनेटली कॉज दैट। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे, पहले भी लोग कोई रेडियो चला के सो जाता था, है ना, एक टाइम पे, देन आप सोने से पहले टीवी थोड़ा सा स्क्रॉल करके करते थे, बट उन सब में एक इनहेरेंट लिमिटेशन थी कि एक पॉइंट के बियॉन्ड आपको बंद करना पड़ता था। हेयर विद अ फोन आप अपनी पर्सनल स्पेस में हो, यू आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी एल्स, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू कीप ऑन watching that screen, keep on exposing yourself to light, and then sort of not fall asleep, right? Pair that with the fact कि you might be suffering from some stress, some anxiety, where आपको वैसे ही नींद नहीं आ रही Modern life, है ना, मॉडर्न लाइफ के जैसे, तो आपको वैसे ही नींद नहीं आ रही, now you are a little sleepless,
ऑगमेंटेड बाय द फैक्ट कि आप अपने माइंड को काम करने के लिए थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हो, बट दैट फ़ोन इटसेल्फ Is और stimulating. स्टिमुलेटिंग, तो उसकी नींद फिर उड़ जाती है. तो ऑल दैट हैज़ लेड टू अ मेजर, एंड इट्स नॉट ओनली अ यंग पर्सनस प्रॉब्लम, इट इज़, आई हैव हैड किड्स टेल अस इन इक्वल प्रोपोर्शन कि सर प्लीज़ एक्सप्लेन टू आवर मॉम और प्लीज़ एक्सप्लेन टू आवर डैड कि ये फ़ोन रख दें. ना, चलो, young kids have not really seen a world without electronic devices, right? But it is very surprising कि a 60-year-old, 70-year-old has the same amount of screen addiction, right? Even though for the majority of their lives they have, television is also a new phenomena for them, right? Well, color television is also new, but these are so, or it's so easy to get hooked on to these things. So it's again, एक और चीज़ जो मैं emphasize करूँगा, it's not the person, it's the technology. ऐसा नहीं है कि कोई mentally weak है या Environment. वो है, it's the environment. And आप एक किसी को environment में एक addictive चीज़ देंगे and then you say कि देखो आपको addiction हो गई है, तो that's then not fair, right? So इसलिए you sort of, इसीलिए phone use has to be regulated. फ़ोन में भी हम लोग बोलते हैं कि रात में अगर आप कर रहे हो तो आप उसका वो जो आई कंफर्ट मोड होता है या जो नाइट लाइट होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो भी वो कहते हैं, विच मेक्स द स्क्रीन येलोइश, क्योंकि जो ब्लू लाइट का स्पेक्ट्रम होता है दैट इज़ व्हाट कॉजेज द मोस्ट इनहिबिशन ऑफ मेलाटोनिन. तो एटलीस्ट इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट डू दैट कि आप नाइट मोड ऑन कर लीजिए, नाइट लाइट या आई कंफर्ट शील्ड, और उसको मैक्स पे कर दीजिए. येस, इट विल लुक वियर्ड, बट एटलीस्ट आपकी स्लीप उतनी नहीं डिस्टर्ब होगी बाय द लाइट इटसेल्फ. तो किसी की डिस्टर्ब स्लीप है मान लो जी, तो ये सप्लीमेंट्स वगैरह मेलाटोनिन के काम करते हैं या दे शुड कम टू अ डॉक्टर ओनली? doctor, right? So there are so many things which you can do before going for pharmacotherapy, medicine based treatment, जिसको हम लोग स्लीप हाइजीन बोलते हैं. स्लीप हाइजीन वुड ऑब्वियसली मीन कि आप फ़ोन बाहर रख दें, यू आर स्लीपिंग इन अ क्वाइट डार्क एनवायरनमेंट जहाँ कोई बहुत ज़्यादा लाइट की स्टिमुलेशन नहीं है, कोई साउंड की स्टिमुलेशन नहीं है. वी से टेम्परेचर का भी रहता है. मेजर इशू होता है. टेम्परेचर इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर. इट हैज़ टू बी कंफर्टेबल. देन वी वांट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग कभी कभी या तो कर नहीं पाते हैं ड्यू टू स्पेस लिमिटेशंस, कि आप जहाँ सो रहे हो दैट शुड नॉट बी योर वर्क प्लेस, बिकॉज स्लीप इज़ अ वेरी वेरी बिहेवियरल थिंग. ब्रेन हैज़ टू बी कन्विंस्ड कि ये मेरे रेस्ट करने की जगह है. अब अगर आप उसी बेड में बैठ के कॉल्स ले रहे हो, उसी बेड में लेके बैठ के आप मीटिंग्स कर रहे हो, उसी बेड में आप अपनी प्रेजेंटेशन भी बना रहे हो, एंड देन उसी बेड में आप सोना भी चाह रहे हो इन द सेम एनवायरमेंटल क्यू, तो योर ब्रेन इज नाउ कंफ्यूज्ड दैट एम आई सपोज टू बी अलर्ट हेयर और एम आई सपोज टू बी स्लीपी हेयर, राइट? सो इसलिए आइडियली यू शुड नॉट वर्क इन योर बेडरूम एट ऑल. एंड अगर आप अपने बेडरूम में, मजबूरी है कि आपके पास, यू डोंट हैव एनी अदर स्पेस एंड आपको बेडरूम में ही काम करना है, एटलीस्ट हैव अ स्मॉल टेबल एंड चेयर कि मैं इसमें बैठ के काम करता हूँ, सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन कि ये मेरा वर्क एरिया है और ये मेरा, एंड इट्स मोर अबाउट द फिजिकल एरिया से ज़्यादा इट इज़ द साइकोलॉजिकल बाउंड्री कि बेड सोने के लिए है. तो जैसे ही आप लेटते हो, जैसे होता है लेक्चर में बैठते ही नींद आने लगती है, बिकॉज इट इज़ ऑल क्यूज. द मोमेंट यू सेट, यू नो कि अब सोने का टाइम है. सो ये करना होता है. नो कैफीन आफ्टर 4 PM, राइट? देन वी से कि 3-2-1 रूल, कि अब जितने लोगों से हो पाए कि 3 घंटे पहले काम बंद कर दीजिए, 2 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए, 1 घंटा पहले दिमाग बंद कर दीजिए कि यू शुड स्टॉप वर्किंग 3 hours. मतलब बिल्कुल सिवियर स्टिमुलेशन तो 3 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप खाना, डोंट ईट एनीथिंग इन द लास्ट 2 hours, that is in general good advice. And then 1 hour you just wind down, you are doing something relaxing, not really Put the phone away, maybe a book. Yes, exactly. So इससे you sort of indicate to your brain कि अब alert रहने की ज़रूरत नहीं है, सोने का टाइम आ गया. सोने का टाइम आ गया है. Then you can also, then you have to have some sort of a small routine, 5 मिनट का, कि मैं ब्रश करता हूँ, मैं कपड़े बदलता हूँ, मैं मुंह में पानी स्प्लैश करता हूँ और मैं आ जाता हूँ. और एनीथिंग, मतलब एनीथिंग विच इज़ क्लॉकवर्क की तरह एवरी डे. सो अगेन आप लिटरली यू आर सॉर्ट ऑफ Telling your brain कि सोने का समय हो गया, एंड इट्स मैजिकल.
अगर आपकी स्लीप अदरवाइज इट इज़ जस्ट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियरल इश्यूज, आप एक रूटीन बना लीजिए, महीने भर रूटीन बनाइए, उसके बाद यू रियलाइज द मोमेंट यू डू दैट रूटीन you fall asleep, right? Of course, if all these things don't work, then you might have a medically addressable sleep issue या insomnia जिसको बोलते हैं. The gummies and all do work obviously to some extent because कुछ लोगों का मेलेटोनिन का साइकिल गड़बड़ हो जाता है, तो जब आप वो मेलेटोनिन की गमीज या मेलेटोनिन के सप्लीमेंट्स खाते हो तो you get that melatonin spike and then you go to sleep. But one has to remember that melatonin is not a sedative. वो आपको सुलाता नहीं है, वो आपको सिर्फ आपके ब्रेन को इंडिकेट कर देता है कि वो, जैसे मैंने बताया ना कि वो 50 उंगलियां ऑन द स्विच, तो इट इज़ वन बिग फैट फिंगर कि व्हेन मेलेटोनिन कम्स योर ब्रेन इज सिग्नल्ड कि अब आप सो जाओ. सो इफ देयर इज सम अदर पैथोलॉजी, तो इवन दो द सिग्नल इज देयर, योर ब्रेन माइट नॉट बी एबल टू गो टू स्लीप. गमीज अगर मेडिकल रीजन से आप ले रहे हो, देन गमीज से अच्छा है कि वी हैव मेडिकल ग्रेड melatonin available as medicines. उसमें regulation, all the regulations and quality assurance which comes with the medicine comes, then it is better to take melatonin in a medicinal form rather than in a supplement form जिसमें कि बहुत ज़्यादा regulation नहीं हो. मेलेटोनिन स्पेशली जब लेना होता है तो वो 1-2 दिन आप ऐसे नहीं ले सकते कि आज खा लिया और सो गए. इट हैज़ टू बी टेकन एवरी डे बिकॉज अगेन आप रिदम ठीक कर रहे हो ब्रेन का. सो वो रिदम के लिए कुछ थोड़े टाइम तो आप उसको मेंटेन करोगे तो होगा. फिर भी नहीं होता है, देयर आर सर्टेन अगेन some relaxation techniques and all. You can do some amount of mindfulness, you can do a bit of meditation, whatever helps to sleep. फिर भी नहीं होता, then we have very good medications which can help you sort of sleep. Some of these medications unfortunately have been used by people in a recreational capacity. Some people have also gotten hooked on to them, but when given within limits by a psychiatrist in the proper way, they are not addictive. So then we go on to the medicines, and then of course a psychiatrist will also judge ki, or the doctor will also judge ki, is that sleep problem just a sleep problem, or is that sleep problem a part of a bigger disorder, say depression or anxiety or whatever, and then आप उसको ठीक करो तो नींद अपने आप ठीक हो जाती है. इंटरेस्टिंग. डॉक्टर, डिप्रेशन से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है सुइसाइड्स. लाइक इंडिया में ईयरली 1.7 लाख सुसाइड्स आर बीइंग डन, राइट. एंड तो क्या ऐसा हो जाता है ब्रेन में कि एक इंसान मतलब अपनी लाइफ लेने की स्टेज पे पहुंच जाता है? So it's a very very serious issue. प्रॉब्लम ये है कि it's not like somebody wants to die. It's not a death wish. ऐसा नहीं है कि you feel कि अब मुझे चले जा, या it's not like you are pulled towards death. It's that the existing pain and struggle that you are undergoing, that you do not feel that there is any other solution. And the only way out of this pain and struggling at that moment, आपको ऐसा लगता है, is to end my life. These people are not weak in any way. Sometimes it takes great courage to willingly end your life. So suicide is not weakness by any strength of imagination. It is just that the struggle that you are facing, the pain that you are facing, you stop seeing a way out of that. And then एक temporary problem, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी 2 कदम पीछे हट के देख पाते तो देखते कि प्रॉब्लम टेम्पररी है, कितनी भी बड़ी है पर टेम्पररी है, राइट. उस टेम्पररी प्रॉब्लम का अनफॉर्चुनेटली एक परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है, सुसाइड के फॉर्म में. सुसाइड के फॉर्म में हो जाता है. एंड दे समटाइम्स यू बिकम ब्लिंकर्ड कि आपको और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा होता. अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेट ऑफ सुसाइड इज होपलेसनेस. जब इंसान को होपलेसनेस लगने लगती है कि अब मेरा आगे कुछ नहीं रखा है, देन वी सी अ लॉट ऑफ सुसाइड्स. फिर कभी थोड़ा बहुत जितने भी लोग होते हैं वो हैव सुसाइडल थॉट्स, दे आर डिप्रेस्ड. नॉट ऑल ऑफ देम.
though suicide or self-harm ideation is very common in depression, almost 5%, 1 in 20 people who are depressed will have suicidal thoughts at least. But there are many other disorders, including कई बार severe anxiety में, some people with personality issues, substance use में, और कई बार just कभी कभी क्या होता है जिसको हम लोग impulsive attempt बोलते हैं ट्रिगर कि कोई हो गया कोई एकदम, triggers हो गए and then you take, and sometimes at that point you are not really acting on some pre-planned way, but it's just reactionary, and then it becomes an accident. and then it becomes an accident. Yeah. So and again that is the whole point कि and कई बार पता नहीं चलता है. So one has to be very careful, and ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि we keep an eye out for any such person जो इस तरीके से you'll realize कि लोग हैं, आपने सडनली देखा कि अपने सब सब्सक्रिप्शंस बंद कर रहे हैं, अपनी सब बिलोंगिंग्स डोनेट करने लग रहे हैं, या इन अ सिचुएशन वेयर दे शुड अदरवाइज बी डिस्ट्रेस्ड दे आर वेरी काम एंड कंपोज्ड. सो सुसाइड को इसीलिए इस तरीके से एनीबडी दीज जो इस तरीके से आप देखते हैं कि अचानक से वेरी डिस्ट्रेस्ड एंड देन सडनली वेरी काम अननेचुरली सो, या अपनी सब्सक्रिप्शन बंद कर दी, या अपने सब बिलोंगिंग्स देने शुरू कर दिया, मतलब दीज में भी टेल टेल साइंस कि शायद ये इंसान इस तरीके का कुछ सोच रहा हो सकता है. ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कोई कट एंड राइट तो होती नहीं है, राइट, बट हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम ये सब चीज़ों के लिए नज़र रखें. या कोई है जिसका अचानक से काम करते करते परफॉर्मेंस सडनली चेंज हो जाए, इफ़ेक्ट हो जाए, पहले बात करते थे, मिलते थे, अब चुप चुप रहने लगे हैं, हंसते नहीं हैं, राइट. वेन एवर वी सी अ चेंज इन एनीबडीज बिहेवियर और जनरल इंटरेक्शन, तो वी मस्ट सस्पेक्ट दिस, एंड हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनसे इस चीज़ों के बारे में बात करें. लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि आप अगर किसी से ऐसा पूछ लेंगे कि कहीं आप इस तरीके का कुछ सोच तो नहीं रहे, तो उनके मन में ये विचार आ जाएगा. बट आजकल क्योंकि वैसे ही इतना कॉमन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, तो ये चीज़ से सब लोग एक्सपोज्ड रहते ही रहते हैं. सो हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूछें, आइडेंटिफाई करें, और ये चीज़ एटलीस्ट अपनी तरफ से जताने की कोशिश करें कि हेल्प अवेलेबल है. और ऐसे विचार आना एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन उन पे एक्ट करना एक अनफॉर्चुनेटली इरिवर्सिबल स्टेप हो जाता है. तो उससे कहीं अच्छा है कि एक बार कोशिश करी जाए कि इस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. एंड एवरीबडी हु टेक्स हेल्प, ज़्यादातर केसेस में हमने क्लिनिकली देखा है, दे डू गेट बेटर, इवन दो ऐसी सिचुएशन लग रही होती है कि अब इस सिचुएशन का कोई समाधान नहीं है. अक्सर फाइनेंशियल क्राइसिस में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोन हो गया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया, यू हैव एब्सोल्युटली नो वे ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट. लकीली हमने बहुत सारे अपने केसेस में सिनेरियो ऐसे देखे हैं कि क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ लोन ऑन द ब्रिंक ऑफ फीलिंग कि भाई, फिर कई बार उस केस में लोगों को ना ऑल्ट्रुइज्म भी लगता है कि मैं परोपकार कर रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, लोन भी मेरे साथ चला जाएगा, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनको इस पॉइंट पे दे आर ड्रिवन टू थिंक लाइक दिस. बट किसी तरीके से मैनेज हुए, डिप्रेशन मैनेज किया, सिम्टम्स इम्प्रूव हुए, दिस थॉट ऑफ हार्मिंग देमसेल्व्स चला गया. 1 year लेटर दे आर कमिंग सेइंग कि डॉक्टर साहब वो अब सिर्फ 40 लाख का लोन बचा है, वो भी मैं अगले 3 महीने में क्लियर कर दूंगा. सो दैट वाज सच अ सक्सेस स्टोरी, एंड आई हैव 2 such patients who have gone from crores and crores of loan and at a point and they are saying कि सर हमें पता है इसकी कोई रिकवरी है नहीं, मुझे शहर छोड़ के ही जाना पड़ेगा. क्योंकि मैं जिस मार्केट में बैठता हूँ और काम करता हूँ वहीं मेरे क्रेडिटर्स बैठे हैं, कोई मुझे 1 रुपया क्रेडिट में देने को अब राज़ी नहीं है. तो जिस ज़रिए मैं अपना लोन चुका सकता हूँ काम करके, वो काम ही अब मुझे कोई देने को राज़ी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस बैड क्रेडिट हिस्ट्री विच आई हैव डेवलप्ड. एंड येट समहाउ आप उसको रिजॉल्व हो जाता है. तो डॉक्टर, आई एम नॉट श्योर, बट मैं कहीं पढ़ा था कि men account for 75% of suicides. I'm not sure how correct it is, but do you think that men commit more suicide than women? So the data, what it tells us is that women have more frequency or higher frequency of thoughts and a higher frequency of attempts. अच्छा. And this could also link into
the higher rate of depression, which is clearly seen in women. But unfortunately, even though fewer men attempt to end their lives, more percentage of them are successful. Are you actually able to carry through with it? Probably a hypothesis is that the means that they choose to They are physically more stronger, maybe. Is maybe that stronger, or maybe they use more lethal means, like use of firearms or things like that. So there is a great interest into the reasoning why this is the case, but this is an observation that though women will think about and attempt more, men are more likely to die by suicide, because one hypothesis is because of the lethality of the attempts which they have. Also, men often have jobs where they have access to a lot more such things, like somebody who's working in a factory or something like that. So occasionally that might also be the reason. But yes, that is definitely the case, though depression has been found to be the presence of depression itself has been found to be much more in women, almost 1.5 to 2 times. ऐसा ऐसा क्यों है? मतलब हाउ डू यू एक्सप्लेन कि भाई विमेन में ज़्यादा डिप्रेशन होता है एज कम्पेयर टू मैन? Men. There are so many, again, I would say hypotheses for this. One is definitely the enduring pattern of trauma and stress that women have faced over millennia, I would say. मतलब हज़ारों सालों से दे बिन suppressed, oppressed, and, definitely being that a physically weaker gender as well. there might be the societal expectations are slightly vastly different. There is some suggestion of the role of the hormonal makeup as well, but right now whatever is conclusive is that the observation is that they have greater depression. डॉक्टर नेक्स्ट टॉपिक पे एक और चीज़ है OCD, राइट? तो कुछ लोग हैं वो थोड़े से परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होती है, हर चीज़ ऐसे तरीके से होती है, राइट? एंड देन देयर इज दिस थिंग OCD. तो ये कहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है वो परफेक्शनिस्ट से लेके इट बिकम्स अ कंपल्सिव डिसऑर्डर? Yeah. So these are essentially very different things. Being a perfectionist or being exacting or being very particular about how you want things or how clean you want things is not OCD in at all. अच्छा. OCD is a disorder where you are unable to control your thoughts, right? So for example, I have so many thoughts. Sometimes if I am going in a dark alleyway, अंधेरी गली से मैं निकल रहा होता हूँ, जो दिन में मैं रोज जाता हूँ, रात में जब मैं जाता हूँ तो मुझे एक बार को डर लगता है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा. मुझे पता है यहाँ कुछ नहीं हो सकता. एक बार को मेरे मन में विचार आता है कि पता नहीं यहाँ क्या होगा, एंड देन आई suppress that thought and I brave myself, brave the path, right? Now, unfortunately, people who are suffering from OCD also have these irrational thoughts. They know that these thoughts are irrational, and yet they are not able to control them. So a person who's a perfectionist wants things in a certain manner, and he wants it, and he feels it is right. Maybe it is right or not, but he feels it is right. समझ गया. A person who's suffering from OCD, उसको पता है कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है. This is either मैं कुछ ज़्यादा ही कर irrational रहा or हूँ. excessive. Exactly. अब हाथ धोना है, right? Now it's not wrong to wash hands. It's not wrong to feel कि हाथ गंदे हो गए, मैं धो लेता हूँ. But then हर 5 मिनट में ये फील करना कि मेरे हाथ दोबारा गंदे हो गए, या कोई मेरे सोफे पे आके बैठा, उसके बाद वो चला गया तो अब मेरा घर गंदा हो गया, मुझे पूरा घर दोबारा साफ करना पड़ेगा. आपको पता है ये विचार बेकार है, लेकिन आप ये विचार अपने मन से चाहते हुए भी नहीं निकाल पाते हो, वो OCD है. और आपको डिस्ट्रेस इस बात से नहीं होता कि मेरा घर गंदा है, आपको डिस्ट्रेस इस बात से होता है कि ये मैं विचार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं इससे निकल क्यों नहीं पा रहा, इस जाल से क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ. एंड क्लीनलीनेस इज जस्ट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ OCD, लेकिन OCD में बहुत प्रेजेंटेशन होती हैं. अच्छा. मोस्ट कॉमन बीइंग एक तो डर्ट एंड कंटामिनेशन होता है, फिर एक
सिमेट्री का होता है कि लोगों को बिल्कुल पर yeah. उस चाहिए होता है। एक उनको रिचुअल्स का होता है कि चीज़ें एक पर्टिकुलर तरीके से ही करी जाएंगी। काउंटिंग का होता है कि 2 बार में करते हैं, 4 बार में करते हैं, 6 बार में करते हैं। अगेन जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो अनफॉर्चुनेटली उनको जब वो दाल खाते थे तो उनको वो 4 बार खानी पड़ती थी, तभी उनको लगता था कि मतलब 4 बार चम्मच खा के फिर ही वो रख पाते थे। एंड अगर उन्होंने 3 बार खाया और कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए तो बहुत एंग्जाइटी हो जाती थी कि मेरा Now, रिदम टूट गया। कि मेरा रिदम टूट गया। सो एंड उन्हें भी पता है, मतलब उनके घर वाले बोलते थे कि साहब देखो, ही इज़ अदरवाइज सच अ सेंसिबल पर्सन, कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। एंड मतलब कहाँ ये इन्होंने लॉजिक लगा दिया कि जब तक मैं 4 बार नहीं खाता हूँ, मतलब 4 बार चम्मच से नहीं खाता हूँ, तब तक मुझे ये नहीं लगता कि मेरा खाना अंदर गया। एंड दैट पर्सन सेड कि आई ऑल्सो ऑब्वियसली नो कि ये बेकार है, बट मैं क्या करूँ, मेरे को ये विचार मेरे मन से निकलता ही नहीं है। तो फिर मेडिसिन से आप ठीक करते हो? तो मेडिसिन से फिर वो इम्प्रूव हो जाता है। एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि ये ऐसा लगता है कि ये तो आपके चॉइस की बात है, या अगर मन की भी बात है तो इसमें दवाइयाँ क्या करेंगी। एंड अगेन एज आई सेड ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट, कि आप दवाई दीजिए एंड दीज थिंग्स, दवाई एंड ऑब्वियसली एज आई सेड थेरेपी, इसके लिए स्पेशल थेरेपी होती है जिसको एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन बोलते हैं। तो ERP थेरेपी